Hello friends, this is CA Pavan Sada and welcome to Taxation Amendments, Income Tax Amendments applicable for May and even November 2023 exams. तो friends, ये सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? तो नवंबर 22 का जो इनकम टैक्स का सिलेबस था, तो कंपेयर टू दैट May 23 एग्जाम में क्या क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए हैं. तो पहली बात तो हम लोग अगर बात करें तो May 23 में एप्लीकेबल हो जाता है प्रोविजंस विच हैव बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022. And after that there are so many other changes which are brought into force by way of notifications and circulars which are issued up to 31st of October 2022. तो ये May 23 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है. और अगर आप नवंबर 23 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको और 6 महीने के सर्कुलर्स देखना पड़ेगा विच आर इशूड बिटवीन 1st नवंबर 2022 टू 30th ऑफ अप्रैल 2023. तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बाद में बना करके अपलोड करूंगा. So these are now amendments have been made in so many different chapters applicable in your syllabus. तो हम लोग एक एक करके पूरे amendments डिस्कस करेंगे. ये जो नोट्स है you can download them from my telegram channel CA Pavan Sada. तो आप लोगों को इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So if there is any doubt, इस कुछ क्वेरी है, कुछ आपको नहीं समझ में आता है, you can always ask me. इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है नवंबर से मई के बीच में, उसके रिस्पेक्ट में भी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा. दैट आल्सो यू कैन सी. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज नोट्स. तो आप देख सकते हैं कि आईसीएआई ने क्या किया, एक अपनी सितंबर लास्ट ईयर सितंबर 2022 में एक एडिशन रिलीज किया. तो उसमें दे हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड द अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022. तो अलग से आईसीएआई का इनकम टैक्स रिलेटेड एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट का अलग से कोई स्टडी मटेरियल नहीं है. तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम दिए थे नवंबर 22 में और फॉर सम रीजन पास नहीं हो पाए, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमको कौन से चैप्टर में क्या चेंजेस एप्लीकेबल हैं. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज अमेंडमेंट्स एंड स्पेशली जिस स्टूडेंट ने मुझसे टैक्स पढ़ा है सी इंटरमीडिएट का, और अगर आपके पास में मेरी पिछले बार की बुक है तो उसमें आप रिलेवेंट जगह पर जाकर के ये अमेंडमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं. हाँ, बस एक ध्यान रखना कि मेरी पिछली बार की जो बुक थी वो उसमें सर्कुलर्स जो है या नोटिफिकेशंस हैं वो अपडेटेड थे टिल 31st ऑफ अक्टूबर 2021. उसके बाद में उस पीरियड में भी 1st नवंबर 2021 से 30th अप्रैल 2022 के बीच में भी कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशंस आए होंगे, तो जिसके लिए अलग से आपको आईसीआई का अपडेट मिल जाएगा, तो उसको भी आपको देखना है. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज फाइल्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल. सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट्स. अब सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है इन द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो लास्ट ईयर तक टिल द असेसमेंट ईयर 22-23 सरचार्ज का रेट 12% था कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, जिसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा था. अब सरचार्ज का रेट चेंज हो चुका है, जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सरचार्ज का रेट हो चुका है 7% एंड 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%. Now these are equivalent to the surcharge rates which are applicable to a domestic company. तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी जो सरचार्ज के रेट्स है वो ऐसे हो चुके हैं. ऑब्वियसली अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज ऑप्टिंग फॉर 115 BAD, क्योंकि ये सेक्शन में अपना डायरेक्ट स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन है और उसमें मैंडेटरी 10% का सरचार्ज है. तो वो हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी नहीं है. हम लोगों को सिर्फ मेनली ध्यान रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो टैक्स रेट्स है वो तो स्लैब रेट्स हैं. 0 to 10,000 10% का टैक्स रेट है. 10,000 से लेकर के 20,000 की इनकम लेवल पर 20% का स्लैब रेट है. 20,000 के ऊपर वाली रेंज पे 30% का टैक्स रेट है. और सरचार्ज लगता है अगर 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है तो कितना लगेगा 7%. अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 12%. तो काइंडली अपडेट दिस. देन सेकेंड, जो सरचार्ज एप्लीकेबल है टू इंडिविजुअल HUF AOP अदर देन AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स. तो अब ये एक नया चेंज आ गया यहाँ पर. सो दीज आर द अमेंडमेंट्स. ये जो सरचार्ज के रेट्स हैं, पहले सभी AOPs के लिए ऐसे ही रेट्स थे. अब उन्होंने यहां से एक्सक्लूड कर दिया है AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स. तो अगर कोई ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें सिर्फ कंपनीज मेंबर्स हैं, तो उनको ये हायर वाले रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है. तो उनके लिए आप ये नोट्स में अगर देखोगे तो पेज नंबर DT.5 जो है उसमें आपको लिखा है रेट ऑफ सरचार्ज फॉर AOP कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर. कितना रेट है देख सकते हैं आप. 50 लाख तक के नील, 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम रेंज पे 10% और 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम रेंज है तो 15%. अब इससे
मतलब कि जो हायर रेट ऑफ सरचार्ज है 25% एंड 37%, बोथ ऑफ दीज आर नॉट एप्लीकेबल in respect of AOP consisting of only companies as members. But coming back to other persons, individual HUF, AOP, other than this special kind of AOP, body of individual और artificial juridical persons, इन सभी के लिए पहले भी ऐसे सरचार्ज के रेट्स थे, अभी भी हैं. बट अब यहाँ पर एक और छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि हम लोग ने ये देखा था पिछले साल तक के कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A या डिविडेंड इनकम या LTCG अंडर सेक्शन 112A, ये जो 3 इनकम्स हैं, इस टाइप की इनकम पे हायर वाला रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगता है, 25% एंड 37% वाला. इस साल से इस कैटेगरी में 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कवर हो गया है. 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें टैक्स रेट रहता है 20% एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल दोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन LTCG अंडर 112A. 112A में कौन सा LTCG कवर्ड है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स विच हैव बीन हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो उन पे 112A एप्लीकेबल है. लेकिन सेक्शन 112 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स जिसको आपने पीरियड ऑफ होल्डिंग जिसकी मिनिमम 3 इयर्स है और कुछ कुछ केसेस में 2 इयर्स है, लॉन्ग टर्म बन जाता है, तो उस पर 20% का स्पेशल टैक्स रेट लगता है. तो अब प्रोविजन क्या बन गया है कि 15% के ऊपर वाले जो सरचार्ज के रेट्स हैं वो ये 1, 2, 3, 4 ये चारों स्पेशल इनकम्स पे नहीं अप्लाई होंगे, हायर वाले सरचार्ज के रेट्स. तो अगर ये वाली इनकम्स आप अर्न करते हो, इस पे जो भी आप टैक्स पे करते हो, तो दैट ऑन दैट टैक्स यू हैव टू पे सरचार्ज ओनली एट द रेट ऑफ 15% मैक्सिमम. सरचार्ज रेट ऑन टैक्स applicable on such income shall not exceed 15%. अब ये यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये इस टाइप का चार्ट आप पहले लेवल पर पिछले नवंबर 22 के लिए जब आपने तैयारी किया होगा तब भी पढ़ा होगा. बस इसमें यहां पर 112A के साथ में सेक्शन 112 भी इंक्लूड हो चुका है. तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स. अगर आपकी टोटल इनकम ये सभी स्पेशल इनकम को मिलाकर भी अगर 50 लाख से 1 करोड़ के रेंज में ही है तो सरचार्ज का रेट लगेगा 10%, नॉट मोर देन दैट. अगर ये सभी इनकम्स को मिलाकर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के रेंज में है तो टोटल जो टैक्स आ रहा है उस पर सरचार्ज का रेट लगेगा 15%, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर मान लीजिए ये इनकम को छोड़ दे तो आपकी अदरवाइज भी इनकम जो है, नॉर्मल इनकम्स अदर देन दी स्पेशल इनकम्स 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो आपको वो वाली जो इनकम्स है उसमें 25% का रेट लगेगा. और ये जो स्पेशल इनकम्स है इसको हम स्पेशल इनकम्स बोलेंगे, इसमें 15% का रेट लगेगा. देखिए नीचे लिखा हुआ है कि वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी डिविडेंड इनकम और दीज कैपिटल गेन्स देन द रेट ऑफ सरचार्ज on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. तो मैक्सिमम रेट ऑन दी स्पेशल इनकम शैल बी 15%. तो इसका मैं एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन लेकर के आपको अभी समझाता हूं. उसके अलावा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, अगर बाकी की इनकम ही आपकी 5 करोड़ के ऊपर जा रही है तो फिर सरचार्ज का रेट लगेगा 37% ऑन द अदर इनकम्स. बट अगेन ये स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%. और फिर अगर सरचार्ज अगर मान लो कि ये स्पेशल इनकम को इंक्लूड किया तो आपकी 2 करोड़ के ऊपर जा रही है और स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड किया तो आपकी इनकम 2 करोड़ के नीचे ही है, तो फिर पूरे इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज का रेट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%. तो ये ऐसा सिनेरियो है. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं. आईसीआई की बुक में आपको सिर्फ इतना दिया है कि कौन से इनकम पे कितना सरचार्ज लगता है, बट मैं आपको प्रॉपर इसको कैलकुलेट करके समझाता हूं. देखिए ये 5 डिफरेंट केसेस हैं, ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स समझाने के लिए. ऐसा ही सिमिलर एक सरचार्ज का कैलकुलेशन का वीडियो मैंने लास्ट ईयर अपडेट किया था, बट उसमें सेक्शन 112 ये स्पेशल इनकम में इंक्लूडेड नहीं था. ये इस साल से फाइनेंस एक्ट 2022 के थ्रू इंक्लूड हुआ है. तो दीज आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स. तो आपको मई 23 एंड नवंबर 23 एग्जाम के लिए ये स्पेशल पॉइंट को ध्यान में रखना है. अब देखिए कैलकुलेशन कैसा रहेगा. केस नंबर 1 में आप देख सकते हैं आपकी डिविडेंड इनकम है 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A वाला है 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 15 लाख, 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है 20 लाख, जिसमें आपको पता है
कि 1 लाख से जो एक्सेस इनकम हुई उसी पे 10% का रेट लगता है, एंड अदर इनकम पे है 25 लाख अदर इनकम का अमाउंट है। ऐसा करके आपकी टोटल इनकम जा रही है 90 लाख। अच्छा, इसके भी पहले का एक केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख के भी अंदर थी तो फिर तो सरचार्ज का सवाल ही नहीं उठता है इन केस ऑफ दीज असेसीज, राइट। अब यहां पर भी देख लीजिए एओपी कौन सा कवर हो रहा है, अदर देन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कंपनीज एज मेंबर्स, क्योंकि अगर एओपी ये वाला है तो इसमें तो वैसे भी मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 15% है। नाउ वी कम टू दिस केसेस। अब फर्स्ट वाले केस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए आपकी टोटल इनकम ही 1 करोड़ से नीचे है, तो देयरफॉर आपका सरचार्ज का रेट 10% लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको नॉर्मली टैक्स कंप्यूट करना है ये वाली इनकम पे। अब आपको पता है कि टैक्स ये स्पेशल इनकम पे स्पेशल तरीके से निकालते हैं, और फिर डिविडेंड इनकम नॉर्मल अदर इनकम के जैसे ही टैक्सेबल रहता है, तो इसको हम लोग इसके साथ में इंक्लूड करके फिर स्लैब रेट वाइज टैक्स निकालेंगे। तो चलिए मैं यहां पर कैलकुलेशंस लिख देता हूं कि टैक्स कितना आएगा। तो इसमें टैक्स कैलकुलेट होगा कि टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 111A, तो ये कौन से रेट पे रहेगा, इट विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 15%, राइट। तो ये 20 लाख पे 15% होता है ₹3 लाख 111A वाले पे। देन टैक्स अंडर सेक्शन 112, इसमें टैक्स का रेट है 20%, LTCG 112 वाला जो रहता है इस पे लगता है 20%। 15 लाख का 20% होता है, अगेन ₹3 लाख। एंड टैक्स अंडर सेक्शन 112A इट इज 10%, बट ओनली ऑन द इनकम एक्सीडिंग 1 लाख। तो 1 लाख के ऊपर यहां पर इनकम कितनी है बेटा, 19 लाख। 19 लाख का 10% ये हो जाता है 1,90,000। ऑल राइट, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम, क्योंकि ये जो इनकम्स है, देखिए ये इनकम्स कितनी है, टोटल 35 लाख की इनकम है ये वाले केस में, है ना, 35 लाख की इनकम है, उस पर हमको टैक्स निकालना है। तो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे नॉर्मल स्लैब रेट्स 2.5 लाख तक के नील, उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से 35 लाख 30%। तो इसको हम लोग एड अप करेंगे। तो ये मैं साइड बाय साइड एक्सेल शीट में कर लेता हूं कैलकुलेट, आप लोगों के लिए मैं यहां पर सीधा फाइनल आंसर लिखते जाता हूं, राइट। तो एक मिनट, सो देखिए 35 लाख पे करना है तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स आ जाता है 1,12,500, 10 लाख तक की इनकम पे, राइट। और उसके बाद में 25 लाख की जो इनकम होती है उस पे टैक्स आएगा एट द रेट ऑफ 30%, मतलब कि ₹7,50,000 प्लस 1,12,500, ये अमाउंट हो जाता है 8,62,500। ये जो टैक्स आया ये आया 8,62,500। अब क्योंकि ये नॉर्मल वाला केस है जिसमें इनकम टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो हम लोग नॉर्मली इस सब का टोटल लगाएंगे, है ना, हम लोग इस सब का टोटल लगाएंगे। तो ये टैक्सेस का जो टोटल है ये आ जाता है 8,62,500 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1,90,000, तो ये आ जाता है ₹16,52,500, राइट, 16,52,500। इसमें सरचार्ज लगेगा ये वाले केस में पूरे अमाउंट पे ओनली एट द रेट ऑफ 10%। 10% किस पे लगेगा, 10% ऑन द फुल अमाउंट ऑफ 16,52,500। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1,65,250। इतना सरचार्ज ऐड कर देना है हम लोगों को। तो इस फिगर का 10% कैलकुलेट किया हम लोग ने और उसको ऐड कर लिया, तो ये हमको मिल जाता है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग सरचार्ज 18,17,750। नाउ दिस इज टैक्स बिफोर सेस, ये टैक्स प्लस सरचार्ज हुआ, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं सेस आखिरी में 4%।
तो वो मैं यहाँ कंप्यूट करके नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग चेक कर सकते खुद से। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि हमारी जो स्पेशल इनकम्स है जिसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, उसका स्पेशल टैक्स जो भी आता है वो निकाल लो, और फिर जो डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम है उस पे आप स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स निकाल लो। तो फिर ये जो टोटल टैक्स आया पूरे पे 10% का सरचार्ज लग जाएगा, बिकॉज दिस फॉल्स अंडर द केस नंबर ए, यहां पर जो लिखा है where the total income including the special income falls within the range of 50 lakhs to 1 crore. Then we talk about case number 2. इसमें क्या है कि आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है बट 1 करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें अगेन हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, पूरा जो टैक्स आएगा उसमें सरचार्ज का रेट लगा देंगे 15%. सो नाउ देख लीजिए ये फिगर्स के हिसाब से 10 लाख वाली, चलिए 111A की बात करते पहले, 40 लाख की इनकम पे 15%, 40 लाख का 15%, ये कितना हो जाता है ₹6 लाख. देन 112 55 लाख का 20%, ये हो जाता है आई थिंक 11 लाख. देन 112A 35 लाख माइनस 1 लाख, 34 बचा, उसका 10%, ये हो जाता है 3,40,000. और फिर अब आपकी बची कौन सी इनकम्स, डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम. ये इनकम कितनी है, ये इनकम है 10 प्लस 50 मतलब 60 लाख. 60 लाख पे रेगुलर टैक्स निकालना है, तो इट इज वेरी सिंपल, 1,12,500 प्लस ऊपर के 50 लाख पे, ऊपर का जो 50 लाख है उसका हमको करना रहेगा कितना, 30% मतलब 15 लाख. 50 लाख का 30% मतलब 15 लाख. तो यहां पर अपन लिख लेते हैं ये जो टैक्स अमाउंट हुआ इट विल बी ₹15 लाख. तो आपका जो टोटल टैक्स है वो हो जाएगा 15 लाख प्लस दीज 3 फिगर्स, ये चारों का टोटल, तो ये हो जाता है 6 लाख, 11 लाख एंड 3,40,000. ये टोटल हम लोग अगर कर लिए इसका, सॉरी मैंने ये 15 लाख लिखा लेकिन उसमें 1,12,500 भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16,12,500 टैक्स ऑन 16, राइट. तो ये टोटल हो जाता है 36 लाख, टोटल टैक्स हो जाता है 36,52,500. अब इसमें सीधा सीधा सरचार्ज लग जाएगा 15% ऑन 36,52,500, सीधा सीधा सरचार्ज लग जाएगा 15% के रेट से. क्यों 15% लग रहा है, क्योंकि ये इनकम हमारी यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है. तो सरचार्ज का अमाउंट हो गया 5,47,875. हम लोग इस सरचार्ज को ऐड कर लेंगे, हम लोग सरचार्ज को ऐड कर लेंगे इस इनकम में, तो हमको टोटल जो टैक्स प्लस सरचार्ज मिला वो हो जाता है 42,375 रुपीज. इसमें लग जाएगा 4%, इस फिगर का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो आई होप ये फर्स्ट 2 केसेस आपको ज्यादा ट्रबल नहीं किए. नॉर्मली टैक्स निकालना है, फर्स्ट केस में इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% का सरचार्ज रेट, सेकंड केस में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज रेट, राइट. तो ये ए और बी वाले केसेस हो गए, है ना. ये वहां पर जो ए लिखा था और वहां पर जो बी लिखा था, ये केसेस कवर हो गए. अब केस नंबर 3 जो है, इसमें क्या हो रहा है, यू कैन सी कि टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है. तो वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो सरचार्ज का रेट 25% लगना चाहिए था 2 करोड़ से 5 करोड़ में, लेकिन अब यहां पर हमने देखना है कि ये जो स्पेशल इनकम्स हैं इस पे जो टैक्स आता है उस पे सरचार्ज कैन नॉट एक्सीड 15%, और ये जो बाकी की इनकम्स हैं इस पे यस सरचार्ज कैन एक्सीड 15, मीन सरचार्ज विल बी 25% ऑन द टैक्स एप्लीकेबल ऑन 351 lakhs. तो अब सरचार्ज के 2 अलग अलग कैलकुलेशंस होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मली टैक्स निकाल लेते हैं. 44 लाख का 15%, 44 लाख का 15% आई थिंक हो जाएगा 6,60,000, राइट. उसके अलावा 42 लाख का 20% ये हो जाता है 8,40,000 एंड 55 लाख 112A वाला जो है उसमें से 1 लाख कम कर देते, 54 लाख बचा, उसका 10% होता है 5,40,000.
अब देखिए ध्यान से, ये जो इनकम है, ये जो टैक्स आया रेदर, ये स्पेशल इनकम्स पे आया, इस पे सरचार्ज का रेट कितना लगेगा? इस पे सरचार्ज का रेट लगेगा नॉट मोर देन 15%। और हां, बाद में डिविडेंड इनकम पे भी हमको निकालना है, सरचार्ज रेट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑन दैट पोर्शन ऑफ टैक्स। तो वहां थोड़ा सा प्रोराटा कैलकुलेशन आ जाता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इस स्टेज पे एक यहां पर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं। ये जो पूरा मैंने लिखा था इसको थोड़ा सा नीचे सरका देते, ठीक है। अभी यहां पर आप देखें कि ये जो टोटल अमाउंट आया, ये कितना आया, ये हम लोग एक अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 660 प्लस 840 प्लस 540, तो ये हो जाता है 20,40,000। ओके, इस पे तो डेफिनेटली कितना सरचार्ज का रेट लगेगा? 15%, नॉट मोर देन दैट। बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम्स, तो ये 51 प्लस 300, ये कितना हो जाता है? 351 lakhs, 3 crore 51 lakhs। मतलब कि ये कितना हो गया? 3 crore 51 lakhs पे हमको टैक्स निकालना है, ठीक है। 3 crore 51 lakhs पे हम लोगों को निकालना है टैक्स। तो अब ये हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, हम लोगों को करना पड़ेगा इस फिगर पे अगेन 10 lakhs तक के 1,12,500 नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से, और 10 lakhs के ऊपर वाले पोर्शन पे 3 crore 41 lakhs पे 3 crore 41 lakhs पे 30% का रेट लग जाएगा। तो ये दोनों फिगर को हम ऐड करेंगे, मतलब 1 crore 2,30,000 प्लस 1,12,500, तो टोटल टैक्स 351 पे आ जाता है 1 crore 3,42,500। ये टोटल टैक्स आ गया। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये पूरे टैक्स पे सिंगल रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगेगा। ये पूरे टैक्स में हम लोग दो पार्ट्स बनाएंगे कि इसमें से डिविडेंड वाली इनकम पे कितना प्रोपोर्शनेट टैक्स लगा और अदर इनकम पे कितना लगा। तो देखिए, इसमें से डिविडेंड वाली इनकम पे टैक्स लगा है इंटू 51/351, और अदर इनकम पे टैक्स लगा है इंटू 300/351, क्योंकि ये टैक्स हम लोग ने 351 lakhs पे निकाला है, राइट। तो हम लोगों को प्रोपोर्शनेट काम करना पड़ेगा। 1 crore 3,42,500 जो है, इसको करेंगे इंटू 51/351, तो हमको डिविडेंड वाले पोर्शन पे टैक्स मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाता है? देखिए, ये हो जाता है 15,02,000, ये वाला पोर्शन हो जाता है 15,02,756, और यही जो फिगर है 1 crore 3,42,500 इंटू 300/351 करेंगे तो हमको अदर इनकम वाले पोर्शन पे टैक्स मिल गया। ये हो जाता है कितना? 88,39,744 कर सकते हैं इसको हम लोग, 744। तो ये ऐसा हमको टैक्स आया। आप अगर ये दोनों फिगर का टोटल करेंगे तो ये आपको बराबर इसके साथ मैच होते हुए मिलेगा। अब मेन बात क्या है? देखिए, अब हमारे पास में टोटल 1, 2, 3 तीन टैक्सेस हैं। ये 1 हो गया जो कि पक्का स्पेशल इनकम्स पे है, फिर ये सेकंड कंपोनेंट हो गया टैक्स का जो डिविडेंड इनकम पे हमने निकाला प्रोपोर्शनेट, और ये थर्ड हो गया जो अदर इनकम्स पे है, प्रोपोर्शनेट करके निकाला। क्या किया बेटा? 1 crore 3,42,500 इंटू 51/351, और इधर क्या? इंटू 300/351। कैसे? ये वाला रेशियो लिया। अब ये जो डिविडेंड वाले पोर्शन पे सरचार्ज लगाना है, तो सरचार्ज का रेट देखिए कितना रहेगा। इस पे सरचार्ज का रेट 15% से ज्यादा हो नहीं सकता, और हमारी जो अदर इनकम है वो अपने आप में 2 crore से ज्यादा है, तो उस पे सरचार्ज का रेट बिल्कुल 25% हो सकता है। और ये जो स्पेशल इनकम थी 20,40,000 वाली, इस पे सरचार्ज का रेट अगेन 15% से ज्यादा हो नहीं सकता। ऐसा हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे हमको मिलेगा सरचार्ज। तब हमारा देखा जाए तो टोटल टैक्स कितना है, तो उसमें ये तीनों मेजर इनकम्स को हमको ऐड करना होगा टोटल टैक्स के लिए। तो कितना हो जाता है? तो अब हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक टैक्स का कंपोनेंट है 20,40,000, दूसरा कंपोनेंट है टैक्स का 15,02,756 जो डिविडेंड इनकम पे है, तीसरा कंपोनेंट है 88,39,744। अब ये तीनों का जो टोटल है दैट इज टोटल टैक्स। टोटल टैक्स आ रहा है
1,23,82,500। बट इस पे सरचार्ज अब डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली 15 या 25 नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे हम लोग इस पे, हम लोग ये वाली जो दो कंपोनेंट्स हैं उस पे लगाएंगे 15% और ये जो कंपोनेंट है इस पे लगाएंगे 25%। ऐसे करके हमको सरचार्ज मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 15% ऑफ A प्लस B एंड 25% ऑफ C। तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद का भी कैलकुलेशन करके चेक जरूर कीजिए, तो आपको और क्लैरिटी बैठेगी। तो ये जो फिगर है उस पे हम लोग लगाएंगे 15%। 20,40,000 का 15% होता है 3,06,000। फिर 15 लाख वाले फिगर का 15% होता है 2,25,413, है ना। मतलब ये वाले फिगर पे भी 15% लगाया। और 88 लाख वाले फिगर पे हम लोग लगा रहे हैं सरचार्ज कितना का, 25%। तो ये होता है 22,09,936। तीनों के सरचार्ज को ऐड किया तो सरचार्ज मिलता है 27 लाख। सरचार्ज का अमाउंट आ गया 27,41,349। ऐसा हम लोगों को कैलकुलेट करना है। और फिर हम लोगों को टोटल इनकम, टोटल टैक्स में सरचार्ज को ऐड कर दिया तो हमको फिगर मिल जाता है 1,51,53,849। उसमें आखिरी में ऐड कर देने का है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मेन बात यहां पर यह थी कि इफ योर अदर इनकम्स एक्सक्लूडिंग दी स्पेशल इनकम्स, ये वाली इनकम्स को छोड़ के अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो ये वाली इनकम पे जो टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज लगेगा एट 25%। बट ये जो ऊपर की स्पेशल इनकम से उस पे जो टैक्स आ रहा है उस पे सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। अब इसमें भी जो स्पेशल इनकम से 4, उसमें से ये 3 पे तो टैक्स अपन बहुत इजीली निकाल लेते हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये जो डिविडेंड इनकम है ये तो नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल है। तो पहले तो उसको 300 में इंक्लूड करके हम लोग नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकालते हैं, फिर उसमें प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड वाले पोर्शन का टैक्स अलग करते हैं 51/351 और अदर इनकम का टैक्स अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि अदर इनकम वाले टैक्स पे 25% रेट लगना है और डिविडेंड वाले टैक्स पे 15% का रेट लगना है। और फिर रिस्पेक्टिव टैक्स वाले कंपोनेंट पे रिस्पेक्टिव सरचार्ज का रेट लगाते हैं और देन वी गेट द टोटल टैक्स, टोटल सरचार्ज, एंड फिर हम लोगों को फाइनल टैक्स का फिगर मिलता है। उसमें भी 4% का सेस जरूर ऐड करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली दिस इज बेस्ड ऑन दिस वन सी पॉइंट कि 2 करोड़ से 5 करोड़ अगर आपकी अदर इनकम से है तो उस पर 25% लगेगा, एंड जो स्पेशल इनकम है उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज शैल बी 15%। तो ये केस नंबर सी है बेसिकली, अलॉन्ग विद द नोट जो नीचे लिखी हुई है। देन वी टॉक अबाउट केस नंबर 4 ईयर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, जो आपकी अदर इनकम्स हैं केस नंबर 4 में, अदर इनकम खुद ही देखिए 5 करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें ये वाली इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज लगेगा 37%, और ये वाली इनकम्स पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। बस सिमिलर टू केस नंबर 3 है बस, और यहां पर भी अपने को ऐसा ब्रेक करने का है, तो करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए 111A वाला जो पोर्शन है इस पे कितना टैक्स लगता है, 50 लाख का 15% का रेट है, सरचार्ज का रेट, टैक्स का रेट 50 लाख का 15% होता है 7,50,000। देन 42 लैक्स का कितना परसेंटेज, 20%, ये हो जाता है 8,40,000। एंड देन 65 लाख का 10% एक्सक्लूडिंग 1 लाख, मतलब 64 लाख का 10% लेना है, ये हो जाता है 6,40,000। ये तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो ये तो हमको तीनों कैपिटल गेन वाली स्पेशल इनकम्स का तो हमको टैक्स मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाता है देख लेते हैं, ये ऐसे ही कर लेते हैं, 7 + 8 15 21, तो 21,90,000 22,30,000। ये टोटल आई थिंक आ रहा है 22,30,000। 75 + 7,50,000 + 8,40,000 + 6,40,000 22,30,000, राइट। अब हम लोग टैक्स निकालते हैं ऑन 600 + 60, मतलब ऑन 660 lakhs, 660 लाख पे जो टैक्स आ रहा है। इसका भी कैलकुलेशन सिंपल रहता है। क्या करना रहता है हम लोगों को, सबसे पहले 10 लाख तक के जो इनकम है उस पे टैक्स आता है 1,12,500,
उसके ऊपर 650 लाख की जो इनकम है उसका 30% इस पे टैक्स आता है, मतलब 1 करोड़ 95 लाख। तो उसको अगर हम लोग ऐड कर दिए तो टोटल अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ 96 लाख 12,500 टैक्स ऑन 660 लाख। अब अगेन बेटा उस पे हम लोग करेंगे दो पार्ट्स, जैसे कि पिछली बार किए थे, टैक्स ऑन द डिविडेंड कंपोनेंट ऑफ इट एंड टैक्स ऑन द अदर इनकम कंपोनेंट। अब डिविडेंड कंपोनेंट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 60 अपॉन 660 करना पड़ेगा। डिविडेंड कंपोनेंट के लिए करना पड़ेगा 60 अपॉन 660 और अदर के लिए करना पड़ेगा 600 अपॉन 660। मतलब बेसिकली ये 1/11 हो जाएगा। तो 1 करोड़ 96 लाख 12,500 इसका अगर आप करते हो इंटू 60 अपॉन 660 तो आपको टैक्स का अमाउंट, डिविडेंड पे जो टैक्स है उसका अमाउंट मिल जाता है। ये वाले इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं अपन। यस, डिविडेंड पे जो टैक्स है वो मिल जाता है 17,82,955 और दूसरा जो टैक्स है इसमें से वो माइनस कर दिए तो भी मिलता है, या 600 अपॉन 660 कर दिए तो भी मिल जाता है। तो ये हो जाता है 1 करोड़ 78 लाख 29,545, राइट। इन दोनों का टोटल 1 करोड़ 96 लाख है। अब अगेन वही बात, ये जो डिविडेंड वाला जो टैक्स है उस पे सरचार्ज का मैक्सिमम रेट लगेगा 15%, और ये जो अदर इनकम है क्योंकि वो खुद ही 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पे सरचार्ज का रेट रहेगा 37%। सो बेटा 37% इस पे और 15% ये दोनों फिगर्स पे, इतना हो जाएगा हमारा टोटल सरचार्ज। तो पहले मैं यहां पर सिस्टमैटिकली टोटल टैक्स निकाल लेता हूं। तो टोटल टैक्स की वैल्यू हो जाएगी, तो पहला था हमारा 22,30,000, दूसरा इनकम का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट है 17,82,955, तीसरा है 178,29,545। तो टोटल टैक्स का जो अमाउंट है वो तो आ गया 2 करोड़ 18,42,500 टोटल टैक्स का अमाउंट आ गया, राइट। अब उस पे हमको सरचार्ज कैलकुलेट करना है ना। तो सरचार्ज हो जाएगा पहले दो इनकम्स पे, मतलब ये 1 और ये 2, ये दोनों पे 15%। तो ये हो जाता है, इस फिगर पे हो जाता है 3,34,500 और ये वाले फिगर पे 15% हो जाता है 2,67,443। तीसरा जो फिगर है उसमें सरचार्ज का रेट हो जाएगा 37%, 1 करोड़ 78 लाख का 37% होता है 65,96,000 समथिंग। एंड देयरफॉर टोटल जो सरचार्ज आया, टोटल सरचार्ज ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 71,98,875 एंड देयरफॉर टैक्स प्लस सरचार्ज हो जाता है रुपीज 2 करोड़ 90,41,375। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4% सेस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन कि ये जो 112 वाला अमेंडमेंट आया है इसके कारण कोई खास बहुत फर्क नहीं पड़ा, बस हाँ कि उस पर जो टैक्स आ रहा है अब वो नॉर्मल इनकम्स में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कि उस पर अब हायर रेट ऑफ सरचार्ज 25 या 37% वाला नहीं लगेगा, राइट। तो ये दिस इज बेस्ड ऑन डी पॉइंट जो कि यहां पर लिखा हुआ था कि इफ योर अदर इनकम्स आर बाय देमसेल्व्स मोर देन 5 करोड़ सो द सरचार्ज ऑन दोज इनकम्स शैल बी 37%, बट सरचार्ज ऑन स्पेशल इनकम्स शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। अब जो लास्ट केस नंबर 5, इसमें क्या लिखा है, इसमें आप ध्यान से देखिए, आपकी अदर इनकम तो 2 करोड़ से कम ही है और ये स्पेशल इनकम को जोड़ने के बाद वो 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। तो ऐसे केस में आपका पूरे अमाउंट पे जो सरचार्ज का रेट रहेगा इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 15%। सो इट इज मेंशन्ड इन केस नंबर ई। जब आपकी दोनों स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम को मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, बट स्पेशल इनकम को हटा के 2 करोड़ के अंदर ही है, तो फिर सरचार्ज का रेट ओवरऑल शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%। तो इट इज इक्विवेलेंट टू केस नंबर ई। देखेंगे हम कैलकुलेशन, तो बड़ा सिंपल है। 60 लाख पे 111A के हिसाब से अगर हम देखें, 60 लाख का 15% होता है 9 लाख, देन 42 लाख का 20% होता है 8,40,000, देन 55 लाख माइनस 1 लाख 54 इंटू 10% होता है 5,40,000। ये आपकी हो गई ये तीनों स्पेशल रेट वाली इनकम। अब
अदर इनकम्स आपके पास कितनी बची, डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम, ये है टोटल 55 प्लस 110, 55 प्लस 110, तो ये हो जाता है 165 लैक्स। 165 लैक्स पे अगर टैक्स निकालना है तो अगेन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, 1,12,500 और 10 लाख तक के, और 155 लैक्स पे, मतलब 1,55,00,000 पे रेट लगा देंगे हम लोग 30% का, तो ये टोटल हो जाता है 4650 ऐड करने के बाद 47,62,500, 47,62,500, राइट। तो अब ये अमाउंट को ये तीनों के साथ ऐड कर दो तो आपको सिंपली टोटल इनकम मिल जाएगी या टोटल टैक्स मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यहां पर ये गलत फाइल खुल गई, यस यहां पर ऐड कर लेते हैं 47,62,500 प्लस 9 लाख प्लस 8,40,000 प्लस 5,40,000। अब ये टोटल टैक्स आ गया इक्विवेलेंट टू 70,42,500। आई होप आप समझ रहे हैं, यहां पर मैंने ये स्पेशल टैक्सेस, स्पेशल रेट वाले और इसको सबको ऐड कर दिया क्योंकि सब पे हमको सीधा सीधा 15% का सरचार्ज का रेट लगाना है। 15% ऑन दिस 70,42,500, इतना हमको ऐड कर देना है सीधा सीधा। तो इसका 15% होता है रुपीज 10,56,375, तो उसको हम लोग अगर ऐड कर दिए तो टोटल हो जाता है 80,98,875, उसमें ऐड कर लो 4% सेस। तो ये ए, बी और ई ये तीनों केसेस आपको सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि इसमें ऐसा बाइफर्केशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें सरचार्ज का रेट रिस्ट्रिक्टेड है, 15% है, उससे कम ही है। सी और डी में हायर रेट ऑफ सरचार्ज लग रहा है बट सिर्फ अदर इनकम वाले कंपोनेंट पे लग रहा है, तो उसमें हम लोगों को बाइफर्केशन करना है। बट ये नवंबर 22 के सिलेबस में भी था और मैंने उसके लिए ऑलरेडी पिछली बार वीडियो डाला था। इस बार जो अमेंडमेंट है वो तो सिर्फ ये वाले पोर्शन का है, तो मैंने आपको ये पूरा एग्जांपल बनाकर समझा दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट इन द चैट कमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ऑलराइट, नाउ अब ये फर्स्ट चैप्टर के अमेंडमेंट्स इतने ही थे। अब सेकंड चैप्टर में मतलब इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में एक उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है। एक सेक्शन 14A हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी ऑफ द 5 हेड्स। ये सेक्शन 14A ऑलरेडी था, उन्होंने उसके रिस्पेक्ट में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है। सो दिस इज द अमेंडमेंट, दिस हैज बीन इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2022। अब ये क्या अमेंडमेंट है? लिखा है कि आपको एग्जेम्प्ट इनकम के लिए आपने एक्सपेंसेस इनकर किया तो वो एग्जेम्प्ट इनकम हुई या नहीं हुई वो मैटर नहीं करता है। अगर आपने एक्सपेंस किया है एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमको इनकम होती है, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आपको फिर भी एक्सपेंस का डिडक्शन आपकी बाकी टैक्सेबल वाले इनकम्स में से नहीं मिलेगा। ये चीज उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफाई किया है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन। लिखा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई and shall be deemed to have been always applied in a case where the income not forming part of the total income has not accrued or arisen or not received during the previous year। मतलब हो सकता है आपने एक्सपेंस तो इनकर कर लिया बट वो इनकम आपको इस साल अक्रू ही नहीं हुई या रिसीव ही नहीं हुई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो ये जो प्रोविजन है वो स्टिल अप्लाई होते रहेगा। सेक्शन 14A का प्रोविजन विल स्टिल अप्लाई। कहने का मतलब उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस किया है वो अभी भी दूसरे टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट में एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। सो एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द सेट प्रीवियस ईयर इन रिलेशन टू सच इनकम, तो वो एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में प्रोविजन अभी भी अप्लाई होगा, ये उन्होंने इंसर्ट किया है। सो आई वुड से इट इज जस्ट लाइक अ क्लैरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन, और ये उसके बारे में सिंपल वर्ड्स में लिखा है जो पहले भी आपके नोट्स में था। एक्सपेंसेस अगर रिलेटेड एग्जेम्प्ट इनकम के लिए it will be disallowed irrespective of the fact whether such income has been earned during the financial year or not। इनकम अर्न किया कि नहीं किया, रिसीव किया कि नहीं किया, वो मैटर नहीं करता है।
अगर एक्सपेंस जो है एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम, तो सच एक्सपेंस इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर एनी अदर computing any other income under any head of income. So I hope this explanation is clear. तो इससे कुछ नया पोजीशन नहीं आ रहा है, जो पहले था उसी को उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया है. देन नेक्स्ट अमेंडमेंट इज इन द सैलरीज चैप्टर. वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, है ना. कुछ जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर भरता है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, या कमिश्नर द्वारा अप्रूव्ड अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तो अगेन इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होता है. तो वहां पर एक और पॉइंट इंसर्ट किया गया है सेक्शन 17(2) का जो प्रोविजो है उसमें, दैट दिस, इसको हम लोग परक्विजिट नहीं मानेंगे, बाकी पॉइंट्स तो एज इट इज है. ये पॉइंट इंसर्ट हुआ है, क्या लिखा है, रीइंबर्समेंट और डायरेक्ट पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर in respect of any illness related to COVID-19 subject to such conditions notified by the central government. And इसको उन लोगों ने retrospectively 1 अप्रैल 2020 से लागू किया है, क्योंकि इंडिया में कोविड मोस्टली अप्रैल 2020 और उसके बाद ही आया था, तो उसको उन लोगों ने फाइनेंस एक्ट 22 में इंसर्ट किया है. तो कोविड रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट करता है एम्प्लॉयर या डायरेक्ट पेमेंट करता है तो उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय के हाथ में उसको हम लोग परक्विजिट मान के ऐड नहीं करेंगे. फिर उन्होंने जो कंडीशंस थी उसको अलग से नोटिफाई किया. एज यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन, तो उन लोगों ने कंडीशंस को नोटिफाई किया कि भाई ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा. तो क्या क्या कंडीशंस हैं आप देख सकते हैं. पहली कंडीशन कि कोविड-19 की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर और मेडिकल रिपोर्ट इफ क्लिनिकली डिटरमाइंड टू बी कोविड-19 पॉजिटिव थ्रू इन्वेस्टिगेशंस इन हॉस्पिटल और एन इन पेशेंट फैसिलिटी, तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. एग्जेम्पशन अगर लेना है तो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ ये वाली डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. तो कौन सी डॉक्यूमेंट है ये, रिलेटेड टू प्रूफ दैट कोविड-19 हुआ था, फर्स्ट. सेकंड, ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मेडिकल डायग्नोसिस. तो एक डॉक्यूमेंट कौन सी होगी, कोविड-19 की रिपोर्ट. दूसरी डॉक्यूमेंट मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर. तो यहां पर फैमिली मेंबर के इसमें स्पाउस एंड चिल्ड्रन कवर्ड है, एंड इवन पेरेंट्स, ओके, ब्रदर सिस्टर इफ दे आर डिपेंडेंट. तो ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, राइट. और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 सफर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड एज कोविड-19 पॉजिटिव. मतलब कि आपको ये प्रूफ करते आना चाहिए कि कोविड-19 की रिपोर्ट, कोविड-19 पॉजिटिव हुआ उसका एक डेट है, उसके 6 महीने के अंदर आपने उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करवाया है, तो उसका जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है एम्प्लॉयर की तरफ. एंड सर्टिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट, ओके, ऑफ कोविड-19 और इलनेसेस रिलेटेड टू कोविड-19 ऑफ द एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर. मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा कि ये जो खर्चा एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया है ये वाकई में कोविड-19 से संबंधित है. ओके, कोविड-19 कोविड हुआ था एंड उसका ट्रीटमेंट भी 6 महीने के अंदर में करवाया, उसके डॉक्यूमेंट्स, एंड उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स, तो तभी आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगा. बस इतना सा यहां पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट, अब कोविड-19 से संबंधित एक और पॉइंट हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में भी देखेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अब सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द पीजीबीपी चैप्टर बिजनेस प्रोफेशन, जिसमें एक सेक्शन 37 था जनरल डिडक्शन वाला. तो ये सेक्शन तो आप सभी को पता रहता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर और पर्सनल एक्सपेंडिचर और इलीगल एक्सपेंडिचर, तो हमको डिडक्शन मिलता है. इलीगल के लिए वर्ड्स क्या लिखा था, इट शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में. तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है. अब यहां पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन असेसी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन और इंसर्ट किया. एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 आ गई, जिसमें बोला है कि भाई हम लोग सो एंड सो टाइप के एक्सपेंसेस को मानेंगे कि वो इस कैटेगरी में फॉल होता है, राइट. सो इट इज रिलेटेड टू दिस. तो क्या लिखा है कि सच एक्सपेंसेस शैल इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन असेसी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस अंडर और विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. मतलब कि कोई भी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में आप खर्चा कर रहे हो
जो कि इंडिया में या इंडिया के बाहर के लॉ में प्रोहिबिटेड है, तो वो खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपने कोई गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को आपने ब्राइब दिया, तो वो तो ऑब्वियसली ऑफेंस, इट इज नॉट अलाउड, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट, टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ परक्विजिट और परक्विजिट इन वॉट एवर फॉर्म टू अ पर्सन whether or not carrying on a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit of perquisite by such person is in violation of any law. Like bribe लेना जुर्म होता है ना, तो कुछ कई सारे ऑफिसर्स के कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, so they cannot, like आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर के वहां पर ऑफिसर को ब्राइब नहीं दे सकते, या कोई और तरीके से आप उनको बेनिफिट परक्विजिट्स नहीं दे सकते, वो लोग ले नहीं सकते, इट्स इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो लॉ और रूल और रेगुलेशन और गाइडलाइन एज द केस में भी, तो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और केस आता है, जैसे कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, वो कई बार डॉक्टर्स को क्या गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, कुछ बेनिफिट्स देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, तो टेक्निकली डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड लीगली एज पर देयर कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू रिसीव सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस कंपनीज। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये भी इसी कैटेगरी में कवर हो जाएगा, एंड देयरफॉर इसका भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको। देन टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई ऑफेंस कर तो लिया है, अब उसका आप जो भी मॉनिटरी पेनल्टी देकर के सेटल कर रहे हो, तो वो पेनल्टी वगैरह आपने जो पे किया या कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस जो कहते हैं वो किया, तो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट विल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 37। सो दीज आर द की टर्म्स। तो मेनली आपने कोई भी खर्चा किया है फॉर पर्पस विच इज एन ऑफेंस, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट जो आपने प्रोवाइड किया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये सब जो खर्चे रहते हैं इसका आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ओके, तो ये लोग ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसके ऊपर में जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें बिल्कुल पूछने के चांसेस रहते हैं। देन सेक्शन 40 में उन लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया, और उन्होंने कहा देखिए इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, ऐसा आपको लिखा है सेक्शन 40A(2) में। उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने इंसर्ट किया कि द टर्म टैक्स शैल इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी काइंड ऑफ सरचार्ज और सेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑन सच टैक्स। तो अगर टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है बोला, तो इसका मतलब कि उस पर जो लगने वाला सरचार्ज या सेस है उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है। सो ये सिर्फ एक अगेन एक्सप्लेनेट मतलब क्लैरिफिकेटरी टाइप का एक्सप्लेनेशन है, इसके आने से कोई नया प्रोविजन लागू नहीं हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोविजन को उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई कर दिया। सिमिलरली अब यहां पर एक सेक्शन 43B है जो हम लोग पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट वगैरह का आपका एक्सपेंस होता है, तो सिर्फ पे किया अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तभी आपको उसका डिडक्शन मिलता है। अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपने पे नहीं किया, सिर्फ अक्रू हुआ है बुक्स में, तो आपको ये सब इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है। राइट, अब अमेंडमेंट यहां पर उसके रिस्पेक्ट के एक्सप्लेनेशन का है। एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि आपने अगर अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को अगर कन्वर्ट कर दिया कोई दूसरे लोन में या बोरोइंग में या एडवांस में, तो मियरली कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको लोन का, आपने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरेस्ट कर दिया इनटू अनदर लोन, तो उसको पेड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड एंड नॉट एक्चुअली पेड शैल नॉट बी डीम्ड एज एक्चुअल पेमेंट, जब तक कि एक्चुअल पेमेंट करते नहीं है। अब उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कुछ और टर्म्स इंसर्ट कर दिया, और इफ सच पेंडिंग इंटरेस्ट से आपको बैंक को इंटरेस्ट देना है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया डिबेंचर में। ओके, आपकी कंपनी के डिबेंचर्स आपने बैंक को इश्यू कर दिया इंटरेस्ट के बदले में, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच द लायबिलिटी टू पे इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर डेट, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट आपने कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करके फ्यूचर डेट के लिए आपने एक्चुअल लायबिलिटी को पोस्टपोन कर दिया है, तो इसको भी हम लोग एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे। सो ये एक्सप्लेनेशन में उन लोग ने छोटा सा अमेंडमेंट किया है, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होता इंटरेस्ट का, इस टाइप का आप कन्वर्जन करते रहोगे डिबेंचर में या कोई और इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको हम लोग पे किया ऐसा नहीं मानेंगे, तो तब तक के हमको डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 43B, ये लिखा है। देन एक सेक्शन 68 है जो वैसे तो इस चैप्टर का नहीं है, पीजीबीपी चैप्टर का, वैसे तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में, बट हम लोग क्योंकि डीम्ड इनकम्स का टॉपिक पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का जो टॉपिक है यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें क्या है कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई कैश
क्रेडिट पाया गया, मतलब आपको कुछ कैश मिली है, ये दिख रहा है आपके बैंक स्टेटमेंट में या आपके अकाउंट रिकॉर्ड से, लेकिन उसका सोर्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो या सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सो इट विल बी डीम्ड टू बी द सम सो क्रेडिटेड shall be deemed to be the income of the assessee of that previous year। और आपको पता होगा उसमें 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% सेस, ऐसा मिलाकर इफेक्टिवली 78% का टैक्स रेट लग जाता है। ये स्पेशल टाइप की इनकम है। इसके लिए उन लोग ने फर्दर एक और एक्सप्लेनेशन या प्रोविजो यहां पर इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट 22 के थ्रू। क्या लिखा है? वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ, चलो आपने बोला तो सही, पैसे का सोर्स तो बता दिया कि हमको लोन मिली है या बोरोइंग मिली है, और एनी सच अमाउंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, एनी एक्सप्लेनेशन शैल बी डीम्ड टू बी नॉट सैटिस्फैक्टरी अनलेस द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच असेसी ऑल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच सम सो क्रेडिटेड एंड सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर अफोरसेड हैज बीन फाउंड टू बी सैटिस्फैक्टरी। कहने का मतलब यह है कि देखिए आपकी एक एंटिटी है से ए लिमिटेड, आपकी बुक्स में आपने दिखाया कि इतना सारा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया है से 10 लाख रुपीस, आपने बोल दिया कि ये हम लोगों को मिस्टर बी से हमको लोन मिली थी, मिस्टर बी ने हम लोगों को लोन दिया था, तो आप तो बोलोगे कि हमने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट अब इसको सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि अब मिस्टर बी ये नहीं बताएंगे कि उनको ये पैसा कहां से मिला था। उनको अपना सोर्स बताना पड़ेगा। जिनसे आपने लोन लिया वो पर्सन का भी सोर्स पता रहना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर को सैटिस्फैक्टरी लगना चाहिए, तो फिर माना जाएगा कि हाँ ए लिमिटेड के बुक्स में जो पैसा आया है दैट इज प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड फॉर, मतलब वो अनडिस्क्लोज्ड या अनएक्सप्लेन्ड वाला कैश क्रेडिट नहीं है। तो ये सोर्स अगर नहीं बता पा रहे तो अब सिर्फ प्राइमरी सोर्स बता दिया तो नहीं चलेगा, इनका ओरिजिनल सोर्स क्या था ये भी बताना पड़ेगा। तो इनका सोर्स अगर एक्सप्लेन कर दिया है उनके नेचर एंड सोर्स के बारे में तो फिर ठीक है। अगर इन्होंने सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं किया है तो ए लिमिटेड के हाथ में ये 10 लाख अमाउंट जो है ये सेक्शन 68 में टैक्सेबल हो जाएगा एंड एट द रेट ऑफ 78% टैक्स लग जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एज वेल। देन कैपिटल गेन्स चैप्टर में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बस ये नया फाइनेंशियल ईयर आपको एप्लीकेबल है तो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नोटिफाई किया गया है 331। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन लगाना है तो आपको ये दिया रहता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 331, पिछले साल का 317 था। यस, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में गिफ्ट्स का पॉइंट है। गिफ्ट्स में कुछ एग्जेम्प्टेड गिफ्ट्स हैं, है ना। वी स्टडी सेक्शन 56 to 10 कि गिफ्ट्स मिलते हैं सम ऑफ मनी या तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ या इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो टैक्सेबल होती है इफ द अमाउंट एक्सीड्स 50,000। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें जैसे रिलेटिव से मिला तो टैक्स नहीं लगता है, मैरिज पर मिला तो टैक्स नहीं लगता है, तो ऐसे दो और एक्सेप्शंस उन लोगों ने यहां पर इंसर्ट किए हैं एंड बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू कोविड-19। तो आप देख सकते हैं अगर मनी या प्रॉपर्टी कोई इंडिविजुअल को मिल रही है, ओके देखिए ध्यान से, फ्रॉम एनी पर्सन in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any member of his family। फैमिली की डेफिनेशन यहां पर भी वही है जो हम लोग मेडिकल वाले परक्विजिट में पढ़ते हैं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल मेनली और होनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो वही कोविड-19 के एक्चुअल ट्रीटमेंट से संबंधित जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अगर आपको किसी और ने गिफ्ट किया है, उतना अमाउंट किसी और ने आपको से असिस्ट किया है, हेल्प किया, डोनेट किया है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस वो अमाउंट पे सेक्शन 56 to 10 का टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको यहां पर एक्सप्लेन्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड दैट कंडीशंस क्या क्या है, इंडिविजुअल को प्रूफ रखना पड़ेगा। वैसे ही प्रूफ जैसे कि वहां पर मेडिकल परक्विजिट में पढ़ा था हमने, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट इंडिविजुअल का या फैमिली मेंबर का, ओके, एंड दूसरा ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, राइट। और फिर डिटेल्स ऑफ अमाउंट, ये डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जो है कोविड-19 पॉजिटिव होने के 6 मंथ्स के अंदर का ये पूरा आपका इसके डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल ईयर हैज टू बी फर्निश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर और 31 December 2022 विच एवर इज लेटर। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म, अब फ्यूचर में तो अभी कोविड-19 वापस अभी तो थैंकफुली नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आता है
तो जो भी फाइनेंशियल ईयर का है उसके बाद में 9 मंथ्स के अंदर आपको ये सब डिटेल्स सबमिट करना है। ओके, फॉर्म रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको ये सब डिटेल्स अपलोड करना है, या तो फिर 31 दिसंबर 2022 तक के टाइम दिया था कि तब तक के आप कर लो। तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर 22-23 की बात करें तो इसमें हमारे पास में प्लस 9 मंथ्स का टाइम है, मतलब कि 31 दिसंबर 2023 तक के टाइम है। लेकिन इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो हमारे पास टाइम कब तक है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ओनली टिल 31 दिसंबर 2022। तो ये कंडीशन है जिन्होंने इस नोटिफिकेशन के जरिए लाई थी कि एग्जाम्शन आपको ये कंडीशंस के थ्रू ही मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल को खुद के ट्रीटमेंट या फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए अगर सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी मिलती है फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। देन दूसरा, अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है कोविड में तो उसके फैमिली मेंबर को कुछ अगर पैसा मिलता है किसी और संस्था से बोलो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन से, तो अगेन उसमें भी एग्जेम्पशन है। देखिए कैसे, एम्प्लॉयर से मिलता है तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर से मिलता है, जैसे कि कोई मिस्टर ए थे, उनकी डेथ हो गई, तो मिस्टर ए के जो एम्प्लॉयर है उन्होंने मिस्टर ए की फैमिली को कुछ सम ऑफ मनी दिया एज अ कॉम्पेंसेशन, तो इट विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, उसको गिफ्ट मान के टैक्स नहीं करेंगे। सेकेंड, फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन्स टू द एक्सटेंट सच सम और एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख। ये जो अमाउंट है 10 लाख के अंदर होना चाहिए तो ये एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगा। वेयर द कॉज ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19 एंड द पेमेंट इज रिसीव विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ एंड सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंडीशंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो ये वाला भी आइटम आपके गिफ्ट इनकम में ऐड नहीं होगा अगर ये प्रूफ कर सकते हैं, मतलब अगर लिंक कर सकते हैं कि वो पर्सन की कोविड-19 के कारण डेथ हुई थी और उस कारण से एम्प्लॉयर ने या कोई और पर्सन ने 10 लाख रुपीस तक का गिफ्ट दिया या सम ऑफ मनी दिया है, लाइक अ कॉम्पेंसेशन, ओके, विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तब इसमें अगेन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 92 के थ्रू 5 अगस्त 2022 में उन्होंने क्या किया है और कुछ कंडीशंस बताई। अब एग्जाम के लिए आपको ये नोटिफिकेशन नंबर याद रखना मैं रिलेवेंट नहीं समझता हूं, क्योंकि आप कितनी चीजें याद रखोगे, मेन कंडीशन के की पॉइंट्स याद रख लोगे तो बहुत है। अब देखिए यहां भी सिमिलर कंडीशंस है कि डेथ जो हुई है वो कोविड-19 की टेस्टिंग पॉजिटिव के 6 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव और फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटरमाइंड एज कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है, जिसके लिए पैसा मिला है। देन द फैमिली मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअल की तो डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, वही कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट issued by medical practitioner or government registration office in which it is stated that the death of the person is related to COVID। मतलब ये लिखा रहना चाहिए कि death should be related to COVID। Details of such amount received in any financial year has to be furnished in the form। Again यहाँ पर भी एक फॉर्म में आपको assessing officer को देना पड़ेगा डिटेल्स, क्योंकि हमको इतना अमाउंट मिला है and it is related to death of the family member जिनको कोविड-19 हो गया था। कब तक के डिटेल्स आप अपलोड कर सकते हो, अगेन सेम टाइम लिमिट है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। तो ऐसा आपको अपलोड करना है। तो दीज आर द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गिफ्ट्स और सच सम ऑफ मनी एटसेट्रा रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड-19। ओके, कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए या कोविड-19 में डेथ हो गई तो भी 10 लाख तक के एग्जेम्पशन है। देन जीटीआई का जो डिडक्शंस वाला चैप्टर है उसमें सेक्शन 80 सीसीडी एक है, जिसमें 80 सीसीडी 1 में एसएससी का सेल्फ का कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट, एम्प्लॉय का या सेल्फ एम्प्लॉयड का। 80 सीसीडी 1 बी में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन रहता है, एक्स्ट्रा डिडक्शन रहता है 50,000 रुपीज तक के। एंड 80 सीसीडी 2 में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें एक लिमिट रहती है 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। बट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो लास्ट ईयर 2019 में हो चुकी थी 14%। अब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी 14% कर दिया है 80 सीसीडी 2 की लिमिट। तो नाउ 14% लिमिट विल बी एप्लीकेबल इवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट एज वेल। देन सेक्शन 80 DD, जिसमें
मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए हम लोग कुछ खर्चा करते हैं, है ना, इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन 1, या दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द हैंडीकैप डिपेंडेंट। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो ऑप्शन 2 रहता है, इसमें पहले क्या था कि सच स्कीम शुड प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ एन्युटी और लमसम अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF इन हुज नेम द सब्सक्रिप्शन हैज बीन मेड। मतलब कि अगर कोई पर्सन ए है जो उनके हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव पे, डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव के लिए, उनके बेनिफिट के लिए खुद की लाइफ पे पॉलिसी ले रहे हैं कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनको जो है सम अश्योर्ड मिल जाएगा, तो इस टाइप की पॉलिसी कवर्ड है। इस टाइप की पॉलिसी में क्या हो जाता है, 80 DD का बेनिफिट मिल जाता है, फ्लैट डिडक्शन मिलता है, इफ यू रिमेंबर 75,000 फॉर डिसेबिलिटी एंड 1,25,000 इन द केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, राइट। अब यहां पर उन्होंने फर्दर इंसर्ट किया है कि डेथ के केस में भी या इस टाइप की पॉलिसी भी चलेगी अब, जिसमें ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 years और मोर बाय सच इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF द पेमेंट और डिपॉजिट टू सच स्कीम हैज बीन डिसकंटिन्यूड। मतलब कि जो हैंडीकैप डिपेंडेंट है उनको एन्युटी या लमसम अमाउंट उस पॉलिसी से मिलते रहेगा, या तो वो मेन इंडिविजुअल की डेथ पे जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, या तो उनकी 60 years की एज अटेन करने पर, और अब अगर वो कंट्रीब्यूशन करना बंद कर रहे हैं तो अब ये भी उन लोगों ने फर्दर एक पॉइंट ऐड कर दिया है बाय फाइनेंस एक्ट 2022। सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 years और मोर भी अगर लिखा है वो स्कीम में कि अब इनको पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो भी वो स्कीम 80 DD में अब कवर हो जाएगी। देन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में हमने अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के बारे में पढ़ा था। उसमें नॉर्मली रेट 18.5% है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का रेट 15% है, ठीक है। एंड उसके अलावा सरचार्ज तो अगर एप्लीकेबल है तो लगता ही है, एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगता ही है, वो तो दोनों केस में है, 18.5 में भी इसमें भी है। तो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द रेट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज 15% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। लेकिन जो हम लोग ने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा है, उसके जो क्वेश्चंस वगैरह बुक में किया है, हमने साथ में क्लास में भी किया है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 18.5% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो बाय चांस आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एप्लीकेबल AMT का रेट पूछ लिया तो वो रहेगा कितना, 15%, उतना ध्यान रख सकते हैं आप। देन रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर में अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट। तो ये काफी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, 1 2 3 4 5 पेजेस, और इसके बारे में एडवांस टैक्स के भी कुछ कैलकुलेशन में कुछ छोटा सा चेंज आया है। तो देखिए, अब आपको नॉर्मल रिटर्न पता है, हम लोगों की ड्यू डेट्स रहती है, तब तक सेक्शन 139(1) के हिसाब से फाइल करना होता है। देन आपको बिलेटेड रिटर्न पता है, सेक्शन 139(4) के हिसाब से फाइल करना होता है। एंड देन रिवाइज रिटर्न होता है सेक्शन 139(5) के हिसाब से। बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न हम लोग फाइल कर सकते हैं ओनली अप टू 31 December ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब अगर हम लोग असेसमेंट ईयर 23-24 में हैं, तो बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न ओनली वी कैन फाइल टिल 31 December 23, राइट। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है अपडेटेड रिटर्न का। अपडेटेड रिटर्न, इसका फॉर्म नंबर है ITRU, जो कि पहली बार इसी ईयर से लागू किया है, लेकिन पुराने सालों के लिए भी भर सकते हैं। तो कौन सी ईयर के लिए हम लोग ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसकी टाइमलाइन हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। अपडेटेड रिटर्न कोई क्यों भरेगा, अगर उसने अपने ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न में कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं किया था जिसको करना चाहिए था, और 31 December का भी टाइम निकल चुका है ना, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो अब वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है 31 December के बाद में। तो उसका देख सकते हैं आप क्या लिखा है, एनी पर्सन में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम विच इज असेसेबल for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। तो 24 months के अंदर में वो अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उसको टाइम लिमिट दे दिया है। अब नॉर्मली वो अपडेटेड रिटर्न कब फाइल करना चाहेगा, देखिए अगर हम लोग असेसमेंट ईयर जैसे यहां भी एग्जांपल लिखा है 23-24 की बात करें, तो उसमें बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न का टाइम क्या है, इसका टाइम लिमिट है 31 December 2023, बट उसके बाद में वो चाहे तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। अपडेटेड रिटर्न
फाइल करने में उसको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसकी नौबत नहीं आए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर बाद में आपको भरना पड़ रहा है, पहले आपने टैक्स नहीं भरा था, बाद में खुद होकर वॉलंटरीली भरना चाहते हो, तो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। ये कब से करना चाहोगे आप? 1 जनवरी 2024 से लेकर के यू हैव टाइम टिल 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। 23-24 का असेसमेंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 24 को, प्लस 24 मंथ्स कर दो, अब टिल 31 मार्च 2026। तो इट्स अ पीरियड ऑफ 27 मंथ, जिसमें आप असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब कि प्रीवियस ईयर 22-23 का आप फाइल क्या कर सकते हैं? अपडेटेड रिटर्न। अब वैसे अभी अगर आप कट ऑफ डेट की बात करते हैं 31 मार्च 2023, तो इस साल भी हम लोग कोई पुराने साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कौन से साल का? देखिए, असेसमेंट ईयर 2021 का अपडेटेड रिटर्न अभी तक फाइल कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में जो इनकम कमाया था, अगर वो उसमें से कुछ बताना रह गया है तो अभी भी 31 मार्च 23 तक क्यों फाइल कर सकते हैं। एक बार ये डेट निकल जाएगी, फिर आप ये वाले असेसमेंट ईयर का अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट डेट आएगी 31 मार्च 2024, जिसमें आप असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते अप टू दिस डेट, ऐसा। तब इसमें लिखा है दिस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और बिलेटेड रिटर्न अंडर 139(4) और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). तो आपने रेगुलर रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न फर्निश किया या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता है, आप स्टिल अपडेटेड रिटर्न ITR-U के अंदर में फाइल कर सकते हो। ओके, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करके आप लॉस रिटर्न अपडेटेड रिटर्न के थ्रू फाइल नहीं कर सकते, मतलब जिसमें आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को, तो नहीं। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ इनकम टैक्स भरने के लिए, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए आप फाइल कर सकते हैं, या इफ इट हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी इन द रिटर्न दैट यू ऑलरेडी फर्निश्ड, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। मतलब समझ लीजिए कि अगर डिपार्टमेंट के फेवर में टैक्स कंप्यूटेशन जा रहा है, बढ़ रही टैक्स लायबिलिटी, तो ही, या इफ इट रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिफंड अमाउंट क्या करना पड़ेगा? रिफंड अमाउंट कम हो रहा है या आपका टैक्स पेबल बढ़ रहा है, तो ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस इन विच अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड, देखिए लिखा है कि अगर आपने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर दिया तो फिर आप दोबारा फर्निश नहीं कर सकते, एक ही बार अपडेटेड रिटर्न उस असेसमेंट ईयर से संबंधित आप फर्निश कर सकते हैं। सेकेंडली, एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग, मतलब अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फर्निश्ड है तो नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोसीडिंग आपकी ऑलरेडी पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है असेसमेंट ईयर की, तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो कोई नोटिफाइड क्लास में कवर होता है, CBDT ने जो नोटिफाई किया, तो ऐसे लोगों को अपडेटेड रिटर्न का फैसिलिटी नहीं रहेगा। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड इफ ओरिजिनल रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न बट द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगी, है ना। लॉस रिटर्न में तो आप अपनी इनकम को कम कर रहे हो, अगर आपका लॉस था, आपने लॉस रिटर्न भर दिया था, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न जरूर फाइल कर सकते हैं अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम है तो। लेकिन अगर लॉस रिटर्न ही फाइल करना चाहते हो तो अपडेटेड में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न ऑफ लॉस फाइल किया था 31 मई 22 को, ये वाले असेसमेंट ईयर का, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख एज बिजनेस लॉस, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो जिसमें वो लॉस का पोजीशन चेंज करके रिटर्न ऑफ इनकम बता दिया। फर्दर, अपडेटेड रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इन द अबव केस, अगर आपका लॉस या अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन या टैक्स क्रेडिट AMT या MAT वाला क्रेडिट इज टू बी रिड्यूस्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ प्रीवियस ईयर, अपडेटेड रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो आपने प्रीवियस ईयर 1920 में कुछ लॉस का रिटर्न फाइल किया था, जिस लॉस को आपने अगले ईयर में यूज भी कर लिया था, सेट ऑफ कर लिया था, 1920 में कैरी फॉरवर्ड किया, 2021 में सेट ऑफ किया, लेकिन अब आप प्रीवियस ईयर 1920 के रिटर्न को आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो लॉस को आप कम कर रहे हो या तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब वो लॉस एक्चुअल में तो 2021 में अलाउड नहीं रहना चाहिए, तो अब आपको 2021 का भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें भी अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाएंगे।
और अगर उसका इफेक्ट आगे भी हुआ है तो 21-22 में भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अगर आपने उसका ओरिजिनल रिटर्न पुराने लॉस वगैरह को यूज करके फाइल किया है तो अगर ये सब के कारण है ना, ये सब अगर रिड्यूस हो जाता है फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, पुराने रिटर्न को अपडेट करने के कारण, तो फिर आपको अपडेटेड रिटर्न फ्यूचर ईयर्स के लिए, सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी फाइल करना पड़ेगा। अब मेन बात पे आ जाते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड फी बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ अपडेटेड रिटर्न आप एक्स्ट्रा इनकम डिस्क्लोज करने के लिए फाइल कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको भरना पड़ेगा ये सब चीजें, टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह। तो देखिए, अगर आपने पहले रिटर्न फाइल ही नहीं किया था तो फिर आपको क्या करना है, where no return of income was furnished and tax is payable on the basis of updated return, then the assessee would be liable to pay such tax along with, together with interest and fee, late fee भी लगेगी, ठीक है, for any delay in furnishing the fee for delay in furnishing the return, है ना, रिटर्न को लेट फाइल किया तो सेक्शन 234F में लेट फी लगती है, तो वो भी एप्लीकेबल रहेगी, और एनी डिफॉल्ट और डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, वो सब की भी लेट फी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स अंडर 140B3। तो जो अपडेटेड रिटर्न का एडिशनल टैक्स है वो तो आपको पे करना ही है, बट जो रेगुलर टैक्स आपका आ रहा है उतना तो बेसिक हो गया, उस पे इंटरेस्ट, उस पे फी। टैक्स पेबल इज टू बी कंप्यूटेड आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स ऑलरेडी पेड एज एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड और एनी रिलीफ, तो ये सबको तो एडजस्ट करना ही होता है, और एनी काइंड ऑफ टैक्स क्रेडिट उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। रिटर्न हैज टू बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट एंड लेट फी। फाइन, तो ये तो हो गया नॉर्मल टैक्स। अगर आपने पहले रिटर्न फर्निश किया था और अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो फिर क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया था फिर भी टैक्स पेबल आ रहा है अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे, तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स पेबल आ रहा है इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, और फिर भी अगर एडवांस टैक्स वगैरह के डिले पे भी कोई इंटरेस्ट लगता है वो कैलकुलेट कर लो। एडिशनल टैक्स जो है वो तो अपडेटेड रिटर्न का आपको भरना ही है, वो तो एप्लीकेबल रहेगा ही, बराबर, और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा टैक्स जो आ रहा है, प्लस इंटरेस्ट। एडिशनल टैक्स के बारे में कहां दिया है, ये देखिए यहां पर दिया है कि अगर आप 12 मंथ्स के अंदर फर्निश करते हो तो 25% आपको भरना पड़ता है, 24 मंथ्स तक के करते हो तो 50%, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैक्स तो पे करना ही है, और उसमें और एडिशनल टैक्स लगने वाला है 140B3 के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट भी लगने वाला है। टैक्स पेबल हैज टू बी कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। अगर आपने अमाउंट ऑफ रिलीफ और टैक्स रेफर टू इन सेक्शन 140A1 जिसका क्रेडिट आपने अर्ली रिटर्न में ले चुके हो, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह आप पहले ही पे कर चुके हो, या TDS जिसको आपने कोई नई इनकम बताया उस पर भी कुछ TDS कटा है तो उसका भी अब आप क्रेडिट ले सकते हो। एनी टैक्स क्रेडिट क्लेम टू बी सेट ऑफ जिसको आपने पहले के रिटर्न में नहीं कंसीडर किया था, तो ये सबको अभी कंसीडर जरूर कर लो, तो उसको माइनस करने के बाद अब आपको टैक्स भरना है। ये सब टैक्स में इट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड। अगर आपका पुराना रिटर्न रिफंड वाला रिटर्न है जिसका रिफंड आपको मिल चुका है तो उसको अब आपको रिफंड को भी रिवर्स करना पड़ेगा, है ना, तो वो भी एड बैक हो जाएगा। एंड फिर अगेन ये रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न हैज टू बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। फाइन, अब ये जो इंक्रीमेंटल टैक्स प्लस इंटरेस्ट आ रहा है इस पे हमको भरना पड़ता है एडिशनल टैक्स ऑन द सेम। तो एक तो हो जाता है जो हमने जेन्युइन टैक्स नहीं पे किया था वो तो पे करना ही है, बट क्योंकि अब हमने इतना डिले कर दिया है तो हम लोगों को पेनल्टी लगाने की बजाय वो लोग सिर्फ एडिशनल टैक्स लगा रहे हैं। पेनल्टी कब लगाएंगे, जब हमने खुद होकर डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने हम लोगों को पकड़ा और फिर हमने एक्सेप्ट किया, तब हमको लगाएंगे पेनल्टी। अभी वो लोग लगाएंगे एडिशनल इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम अवेलेबल अंडर दिस, मतलब कि अगर हम लोग बात करें फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो अगर ये रिटर्न हम लोग फर्निश कर रहे हैं एनी टाइम बिटवीन 1 जनवरी 24 टू 31 मार्च 2025, मतलब ये 15 महीनों के पीरियड में अगर अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर रहे हैं
तो हमको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट, 25% इन दोनों के टोटल पे लगेगा, जो आपने ऊपर के दोनों 140B1 एंड 140B2 जो इसके ऊपर वाले दोनों सबसेक्शन थे उसमें से जो भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपने टैक्स निकाला है, टैक्स प्लस इंटरेस्ट उसका 25%। और इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, मतलब कि फर्निश्ड बिटवीन 1/4/2025 टू 31 मार्च 2026 फॉर दिस असेसमेंट ईयर। अपडेटेड रिटर्न आपने इतना लेट किया, मतलब असेसमेंट ईयर के बाद 1 साल खत्म हो चुका है, फिर सेकेंड ईयर में फाइल, तो आपको 50% लग जाएगा। अगेन 50% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स है, ये नॉर्मल रेट्स वाला टैक्स नहीं है, वो तो आपने अलाई लिया, उस पर और 50% आपको देना पड़ेगा। तो फिर भी इट इज बेटर, पेनल्टी लगने से तो अच्छा है कि आप ये खुद होके ऐसा पे कर दो। तो मतलब उन लोग ने एक वॉलेंटरी डिस्क्लोजर का 2 साल तक के और मौका देके रखा है कि अगर आपने पहले कुछ कारण से इनकम को हाइड किया था, एस्केप किया था, तो अभी भी आप बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब सेक्शन 234B में इंटरेस्ट जो है वो भी कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर आपने अर्लियर रिटर्न फर्निश किया है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B हैज टू बी कंप्यूटेड ऑन असेस्ड टैक्स or as the case may be on the amount by which the advance tax paid falls short of the assessed tax। अब जो assessed tax रहेगा वो क्या रहेगा? means tax on total income as declared in the updated return now। assessed tax will be tax on the total income as declared in the updated return। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि सेक्शन 234B का इंटरेस्ट कौन से पीरियड के लिए लगता है? ये लगता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ टैक्स पेमेंट, है ना? तो और ये लगता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेस्ड टैक्स, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें यस 139(8)(a) वाले अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से असेस्ड टैक्स लेना है, जिसमें ये सब चीजों का हम लोग रिलीफ ले सकते हैं, है ना? ये सब चीजों का रिलीफ ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड ऑलरेडी, और टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्स्ट्रा इनकम्स, और टैक्स क्रेडिट, है ना, और AMT का क्रेडिट, वो सब हम लोग माइनस कर सकते हैं। फर्दर ये जो टैक्स है इसमें रिफंड भी ऐड हो जाएगा। बेसिकली ये सब चीजें, ये जो फाइनली हमारा टैक्स आता है उस पे लगेगा सेक्शन 234B का इंटरेस्ट। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो टैक्स आता है। फर्दर लिखा है कि CBDT गाइडलाइंस इशू कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न। एडिशनल इनकम टैक्स जो है तो उसके बारे में लिखा है कि द टैक्स वुड इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। तो यहां पर जो आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट बोल रहे हो कि ये टैक्स में सरचार्ज भी एप्लीकेबल रहेगा एंड सेस भी इंक्लूडेड रहेगा अगर एप्लीकेबल है तो। फर्दर इंटरेस्ट पेबल वुड बी द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ओके, ऑन द इनकम एज पर द अपडेटेड रिटर्न एज रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट पेड इन द अर्लियर रिटर्न। तो मतलब इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C एंड और भी कोई इंटरेस्ट अगर है तो वो सब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, माइनस इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड अर्लियर, क्योंकि उतना ही इंटरेस्ट अब आपको नेट पे करना है। तो ये बेसिकली नेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट है जो अब आपको अपडेटेड के साथ में एक्स्ट्रा पे करना है। हाउएवर द इंटरेस्ट पेड इन द अर्लियर रिटर्न वुड बी कंसीडर्ड टू बी निल। अगर आपने कोई अर्लियर रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फर्निश नहीं किया है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट को निल मानेंगे। अब सेक्शन 234A का जो इंटरेस्ट है, अगर अर्लियर रिटर्न फर्निश किया है, सॉरी, अगर अर्लियर रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो सेक्शन 234A जो कि रिटर्न फाइलिंग के डिले का ही इंटरेस्ट होता है ना, तो ये अपडेटेड रिटर्न के डेट तक के लगेगा। इन केस वेयर नो अर्लियर रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, interest has to be computed on amount of tax on the total income as declared in the updated return in accordance with the provision of section 140A(1)(a। मतलब कि इंटरेस्ट आपको अपडेटेड रिटर्न में जो आप टैक्स फाइनली बता रहे हो उसके हिसाब से उस टैक्स पे लगेगा। फर्दर 234C वाला जो है इसमें भी अर्लियर रिटर्न अगर फर्निश किया है तो फिर इन दैट केस 234C वाला इंटरेस्ट जो एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट्स के डिले पे है, it has to be computed after taking into account the income furnished in the return under section 139(8)(a) as the returned income। क्योंकि बेटा सेक्शन 234C जो रहता है इसमें हम लोग रिटर्न्ड इनकम पे कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें इंटरेस्ट निकालते वक्त हम लोग रिटर्न में जो इनकम हमने दिखाया है उसका ही हम लोग परसेंटेज वगैरह लगाते हैं। सो दिस इज द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न।
अब अपडेटेड रिटर्न से संबंधित मैं और एक पॉइंट आपको अभी बता देता हूं जो आगे के पेज पे, कि ये जो सेक्शन 234A है उसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, उसमें उन्होंने बोल दिया है, चेंज कर दिया है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम जो हम लोग जिस पे इंटरेस्ट निकालते शेल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 140B और 143। मतलब एडिशनल इनकम टैक्स जो एक्स्ट्रा का 25% या 50% वाला है उस पर 234A वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड टैक्स ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर रेगुलर असेसमेंट ऑल्सो शैल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स। तो वो जो 25 या 50% वाला एडिशनल इनकम टैक्स है वो एक्चुअली पेनल्टेटिव नेचर का ही है, लेकिन उसको पेनल्टी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप वो खुद होकर डिस्क्लोज करके आप पे करें, उसके लिए अलग से नोटिस आपको इशू नहीं की जाएगी। सिमिलरली 234B के इंटरेस्ट में भी उन्होंने बोल दिया है कि दिस शैल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स। जो टैक्स है जिस पे 234B का इंटरेस्ट लगेगा इट शैल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स। सिमिलरली टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर रेगुलर असेसमेंट शैल नॉट इंक्लूड एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स मतलब कौन सा वाला, 25 या 50% जो लग रहा है ना टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे, उस पे और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब देखो मजे की बात, टैक्स पे इंटरेस्ट लगता है, अब वो इंटरेस्ट पे और एडिशनल टैक्स लगता है ना, लेकिन उस पे और इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये उन लोग ने बोल दिया है। तो एडिशनल इनकम टैक्स अपने आप में 25 एंड 50% का रेट काफी बड़ा है, काफी ज्यादा है। ऑल राइट, अब और क्या क्या चीजें दी है अपने को, और क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो एक नोटिफिकेशन 53 इशू हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर वाइडनिंग द टैक्स बेस एवरी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन एंड इंटेंड्स टू एंटर इनटू दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, जो सीबीडीटी नोटिफाई प्रिस्क्राइब करते रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, शुड अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर। कि अब उन्होंने एक रूल इंसर्ट किया कि भाई 15 दिन, ये डेट के 15 दिन के अंदर वो रूल एप्लीकेबल हो गया था कि भाई ये ट्रांजैक्शंस में आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप इसमें से कोई ट्रांजैक्शन में एंटर इनटू हो रहे हो। तो कौन सी ट्रांजैक्शन है देखिए, एवरी पर्सन जो 20 लाख रुपए से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास में कैश डिपॉजिट करना चाहता है, ओके, या एग्रीगेट इन द ईयर एक्सीडिंग 20 lakhs, तो उसको कितने समय में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच ही इंटेंड्स टू डिपॉजिट द कैश ओवर द स्पेसिफाइड लिमिट। 7 दिन एडवांस में उसको अप्लाई कर देना है। सेकेंड, एनी पर्सन जो 20 लाख से उससे ज्यादा कैश विड्रॉ करना चाहता है, अगर उसके पास ऑलरेडी पैन नहीं है तो अगेन विड्रॉ करने के पहले, ये लिमिट एक्सीड हो रही है विड्रॉ करने में, तो उसके पहले 7 दिन एडवांस में उसने पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ओके, सो दैट कवरेज में आ जाए कि वो लोग कैश में क्या ट्रांजैक्शन करे, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जा सके। या कोई भी पर्सन अगर करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है, ओके, ओपन अ करंट अकाउंट और कैश क्रेडिट अकाउंट विद अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पोस्ट ऑफिस, तो उसको भी 7 days एडवांस में पैन के लिए अप्लाई करना है। सो दिस पॉइंट वाज इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन इन May 2022, तो अब इट इज फुल्ली एप्लीकेबल। देन यहां पर आपको लिखा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में अगर आप एंटर इनटू होते हो तो आपको पैन सामने वाले पर्सन को बताना पड़ता है ना, जो सामने वाली अथॉरिटी रहती है। तो यहां पर जो सामने वाला पर्सन है, बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर है ना, मास्टर जनरल ऑफ द पोस्ट मास्टर जनरल है, तो उसको आपको पैन देना पड़ेगा। यू हैव टू एंश्योर दैट आप पैन बता रहे हो। एवरी पर्सन हैज टू एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन कोट इज परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, अगर आधार और पैन लिंक्ड है तो आधार नंबर भी बता सकता है, इन द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन। एंड ये जो पर्सन है ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिसीव करेगा, है ना, आपका पैन या आधार नंबर ड्यूली कोटेड एंड ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, वो चेक करके ही आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। किस टाइप की ट्रांजैक्शन बोला है उन्होंने, अगेन वही, अगर आप कैश डिपॉजिट 20 लाख से उससे ज्यादा का करना चाहते हो इन एनी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस इन वन और मोर अकाउंट, ऐसा नहीं कि अलग अलग अकाउंट खोल रहे हो तो उसका एग्रीगेट नहीं होगा, सब एग्रीगेट होगा। या कैश विड्रॉल करना चाहते हो 20 लाख से उससे ज्यादा का, तो दे वांट टू कीप अ टैब, तो आपको अगेन अपना पैन एंड या आधार का डिटेल इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और यहां से ये लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे दूसरे फॉर्म के थ्रू। या अगर आप करंट अकाउंट ओपन या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करना चाहते हो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो अगेन आपको ये वाले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपना पैन या आधार नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड है कम्युनिकेट करना पड़ेगा।
और सामने वाले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो उसको रिसीव कर रहे हैं. Quoting of PAN और आधार नंबर is however not required in a case where the person depositing the money or withdrawing the money. अगर ये 1 to 3 में से कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या काउंसिलर ऑफिस, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है. तो ये उन लोगों ने अलग से एक नोटिफिकेशन इशू करके उन लोगों को छूट दे दिया. तो इन तीनों के लिए दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और काउंसिलर ऑफिस ऑफ एनी अदर कंट्री. देन एडवांस टैक्स के अमेंडमेंट की भी बात हो गई है इंटरेस्ट वाले पोर्शन की. अब ये जो लास्ट चैप्टर है टीडीएस का, उसमें आपने देखा है कि ओवर द इयर्स बहुत नए नए प्रोविजंस आते जा रहे हैं. अभी इस बार भी एक नया सेक्शन आया है बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 194R. उससे रिलेटेड पूरे डिस्कशंस भी हैं. बस अभी उतना ही मेजर पार्ट बचा हुआ है. तो देखते टीडीएस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट है ब्रॉडली. तो एक तो ये है कि असेसिंग डिफॉल्ट मान लेते हैं. अगर सामने वाले पर्सन ने टैक्स डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके पे नहीं किया तो हम लोग उसको असेसिंग डिफॉल्ट मान लेते हैं. तो लिखा है कि वो पर्सन को इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है ना. तो अब यहां पर लिखा है कि इंटरेस्ट नॉर्मली किस टाइम पे एप्लीकेबल रहता है, स्पेशली अगर डीमिंग प्रोविजन लग जाता है जहां पर सामने वाला पर्सन खुद होके रिटर्न फाइल कर रहा है, अपना उसका टैक्स आपने नहीं भी काटा था तो भी वो रिटर्न फाइल कर दे रहा है, रिटर्न में इनकम को इंक्लूड कर रहा है, तो मान लेते हैं कि आपका भी कंप्लायंस हो गया. बट हाँ, उसके रिटर्न फाइलिंग की डेट तक के आपको इंटरेस्ट तो जरूर देना पड़ेगा. इंटरेस्ट इज पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय द पे. ये तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था. अब अमेंडमेंट क्या है, यहां पर छोटा सा अमेंडमेंट आया है कि वेयर एन ऑर्डर इज मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर फॉर द डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 211, इंटरेस्ट शैल बी पेड बाय द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर. तो असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर में क्लियर कट कैलकुलेट करके बता देंगे कि कौन सी डेट से कौन सी डेट का कितना इंटरेस्ट बनता है, उतना कैलकुलेट करके पे कर देना है. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आई थिंक सो. बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 194IA, जो कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करता है तो, और अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज्यादा रहती थी, है ना, अगर, तो फिर उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है एट द रेट ऑफ 1%. अब उन्होंने बोल दिया कि भाई दोनों चीज देखो, टैक्स कब डिडक्टेबल नहीं है, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडरेशन 50 लाख से कम है एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी 50 लाख से कम है. तो अगर ऐसा केस है कि कंसीडरेशन से ₹48 लाख है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 51 लाख है, तो ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि भले आपका जो कंसीडरेशन है वो आपने 50 लाख से कम रखा लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो एक्सीड हो गया, तो बोथ ऑफ देम आर नॉट लेस देन 50 lakhs, not up to 50 lakhs, तो TDS will be applicable. And then rate of TDS, 1% of such consideration or the stamp duty value of such property whichever is higher. Rate of TDS कितना रहेगा? 1% of such amount or the stamp duty value whichever is higher. मतलब कि अगेन अगर आपका से ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडरेशन 70 लाख है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लो 80 लाख है, तो टीडीएस 80 लाख पे काटेंगे. टीडीएस विल बी एप्लीकेबल ऑन 80 लाख. 80 लाख का 1% मतलब कि 80,000 एंड ना कि कंसीडरेशन पे. तो विच एवर इज हायर. तो अभी यहां पर एक नया पॉइंट आ गया है, कंसीडरेशन के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी चेक करना है और विच एवर इज हायर उस पर 1% लगाना है. लेकिन अगर दोनों वैल्यू 50 लाख के अंदर है तो फिर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है. देन सेक्शन 194IB जो था उसके अंदर में उन लोगों ने अमेंडमेंट लाया. टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग बाय सच इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसको जनरली हम बोल सकते हैं जिसका टर्नओवर बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था एंड प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा नहीं था. तो क्योंकि वो पर्सन पे सेक्शन 194I नहीं लगता है तो उस पे लगता है 194IB. ये अपन लोगों ने पढ़ा है. अगर रेंट 50,000 से ज्यादा है पर मंथ तो फिर लास्ट जो मंथली इंस्टॉलमेंट रहती है रेंट की उसमें टीडीएस काटना पड़ता है. तो उसमें हम लोग ने लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट पढ़ा था कि अगर 206AA या 206AB दोनों में से कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल है जिसके कारण हायर टीडीएस रेट लगता है तो फिर टीडीएस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द रेंट फॉर द लास्ट मंथ. टीडीएस अमाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. अब 206AB वाला पॉइंट यहां से कट चुका है, मतलब कि 206AB में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. ओके, सो 206AB अगर अप्लाई हो रहा है तो उसके हिसाब से ही काम चलेगा. सेक्शन 206AB जो था वो भी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, हम लोग ने पढ़ा है क्लास में, और
उसमें क्या था कि टीडीएस रेट शैल बी डबल द रेट, है ना। अगर 5% का रेट है उस सेक्शन में तो टीडीएस का रेट कितना है, डबल द रेट है। एक्चुअली 296 AB अब सेक्शन 194 IB पे एप्लीकेबल ही नहीं है एनीमोर, देयरफॉर उन्होंने यहां से 296 AB का रेफरेंस ही हटा दिया है। तो अब यहां पर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या एप्लीकेबल हो सकता है, 296 AA, मतलब कि जहां पर पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, अगर पेई ने पैन फर्निश नहीं किया तो फिर आपको उसका 20% का रेट और द रेट ऑफ टीडीएस विच एवर इज हायर लगाना पड़ता है। 20% के रेट के कारण अगर आपका रेंट का टीडीएस का अमाउंट अगर लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा चला गया तो हम लोग टीडीएस को रिस्ट्रिक्ट कर लेते टू द लास्ट मंथ रेंट। 296 AB कट चुका है क्योंकि 296 AB इज नो मोर एप्लीकेबल टू दिस सेक्शन, तो अब वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो अब उसके रहने का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो सेक्शन 296 AB की बात चली थी, तो उसमें देखिए पहले भी वो कुछ सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं था, आफ्टर द अमेंडमेंट अब ये 3 सेक्शंस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 194 IA जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखा, उसमें अगर सामने वाला पे डिफॉल्टर है तो भी हमको डबल द रेट नहीं लगने वाला है। 194 IB में 296 AB एप्लीकेबल नहीं है, या सेक्शन 194 M, ये भी कुछ स्पेशल केसेस में कॉन्ट्रैक्टर एंड कुछ जहां पर 194 C, G या H अप्लाई नहीं हो सकता था, वहां पर सेक्शन 194 M अप्लाई होता है, ये हम लोग ने देखा था। सो 194 M में भी 296 AB अप्लाई नहीं होगा। तो ये प्रोविजन तो मोर और लेस सेम है, बस इसमें 296 AB एंड 296 CCA जो कि TCS से संबंधित था, ये TDS से संबंधित था। इसमें सामने वाला पर्सन का उन लोग ने मीनिंग चेंज किया है, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब जिसका आपको टैक्स डिडक्ट करना है हायर रेट पे या कलेक्ट करना है हायर रेट से, तो उसका मीनिंग चेंज किया है। स्पेसिफाइड पर्सन पहले वो था जिसने पिछले 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं किया और अगर उसका टीडीएस 50,000 से ज्यादा था तो टीडीएस प्लस टीसीएस। अब उन्होंने बोल दिया स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर in which the tax is required to be deducted, for which the time limit for furnishing the return under section 139(1) has expired and aggregate of TDS plus TCS is 50,000 or more। मतलब आप 2 साल का चेक नहीं करना है, उसका पुराने 2 साल का रिकॉर्ड, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जिस साल टैक्स डिडक्ट कर रहे हो उसके पहले का कौन सा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट पेई का एक्सपायर हो चुका है, क्या उसने उसका वो वाले रिटर्न को फाइल किया या नहीं किया है। अगर उसने वो वाले रिटर्न को फाइल कर दिया है तो फिर क्या होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने फाइल नहीं किया एंड अगर उसका टीडीएस प्लस टीसीएस 50,000 है उससे ज्यादा है तो ये 296 AB और टीसीएस वाला केस है तो 296 CCA ये अप्लाई हो जाएगा, तो डबल द रेट ऑफ नॉर्मल टीडीएस जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सो इनमें से विचएवर इज हायर वो अप्लाई हो जाता है। सो ये इसमें अमेंडमेंट आया है, पहले 2 साल का देखते थे, अब सिर्फ प्रीवियस 1 ईयर का हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो पर्सन का कंप्लायंस अब और बढ़ जाएगा। मतलब कि 1 साल का भी डिफॉल्ट है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का, तो भी वो सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा और उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हायर रेट ऑफ टीडीएस उस पर अप्लाई हो जाएगा। देन और क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, तब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेक्शन 194R जिससे संबंधित कुछ सर्कुलर भी है, तो वो हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए इसमें क्या दिया है, इट्स अ न्यू सेक्शन इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 22 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। इसमें क्या बोला है कि एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ अ बेनिफिट और परक्विजिट, ओके, मीन्स द पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट, और इन केस ऑफ अ कंपनी द कंपनी इटसेल्फ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर, सच पर्सन इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट। हाँ, कुछ लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके ऊपर में, अगर इंडिविजुअल HUF है जिसका पिछले साल बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था या प्रोफेशन में टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं था, तो उस पर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है एज अ डिडक्टर, ओके, पिछले साल का। तो इस टाइप के पर्संस और भी बहुत सारे सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं रहते हैं, है ना, जैसे सेक्शन 194A, 194C, 194H, 194I, 194J, तो उनके लिए ये वाला भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अब आप बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे तो नॉर्मली नॉन मॉनिटरी नेचर का रहता है, तो
तो अगर वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, ये अगर आपने रेसिडेंट को पे किया है एंड इफ इट इज अराइजिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, तो रेसिपिएंट को ये बिजनेस या प्रोफेशन के अंतर्गत मिल रहा है बेनिफिट या परक्विजिट, तो ऐसे रेसिडेंट रेसिपिएंट का टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट इफ द अमाउंट एक्सीड ₹20,000 पर एनम। एग्रीगेट किया जाएगा इफ द अमाउंट एक्सीड्स 20,000 पर एनम पर द रेसिपिएंट, तो कितना टैक्स डिडक्ट करना है? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू और द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट। तो 10% का रेट इस पे लग जाएगा, 10% रेट से आपको टैक्स डिडक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपीस का से किसी डॉक्टर को एक कंपनी ने अपने इंप्लॉइज के ट्रीटमेंट लिए कोई डॉक्टर की सर्विसेज लिया और वो डॉक्टर को 5 लाख रुपीस का पेमेंट कर रही है, तो डायरेक्टली पेमेंट कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेक्शन 194J में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी उस डॉक्टर को बेनिफिट या परक्विजिट दे रही है 5 लाख रुपीस का, तो 5 लाख पे 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, मतलब 50,000 अंडर सेक्शन 194R। अब इसके बारे में क्या लिखा है? इन केस में द बेनिफिट और परक्विजिट इज होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड, बट द पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट, तो फिर क्या होगा? द पर्सन shall before releasing the payment ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of such benefit or perquisite। तो मतलब अगर पूरा अमाउंट मान लो 5 लाख का पूरा काइंड में है, तो फिर 50,000 रुपीज का अमाउंट हम लोग काइंड वाले बेनिफिट में से कैसे काटेंगे? तो आपको अलग से उतना 50,000 कैश में डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ टीडीएस अमाउंट, ओके। और क्रेडिट किसको देंगे हम लोग? वो पर्सन को, उसके पैन के बेसिस पे। और सीबीडीटी इसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस इशू कर सकती है, लिखा है। एंड सीबीडीटी ने 2 सर्कुलर उसके बाद में इशू किया, एक 1 जुलाई के पहले ही कर दिया था और 1 सितंबर में किया, जिसमें बहुत सारे मैटर्स सेक्शन 194R से रिलेटेड उन लोग ने क्लैरिफाई किया है। तब लिखा है कि इज इट नेसेसरी दैट द पर्सन प्रोवाइडिंग बेनिफिट और परक्विजिट नीड्स टू चेक इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल? क्या ये चेक करना है क्या कि सामने वाले के हाथ में ये अमाउंट टैक्सेबल है कि नहीं है? तो द आंसर इज नो नीड टू चेक टैक्सेबिलिटी ऑफ द सेम। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सामने वाले को बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हो कि नहीं। अगर आप दे रहे हो और अमाउंट 20,000 से एक्सीड करता है तो आपको टैक्स डिडक्ट करना है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक वेदर सच अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, ओके। तो इसको आप समराइज कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड? द आंसर इज नो। आपको यहां पर लिखा ही है कि इट कैन बी पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, सो देयर इज नो सच थिंग, ओके। वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड, तो दोनों में हो सकता है, कैश और काइंड और पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। इन कैश इन पार्टली इन कैश इन काइंड हो सकता है, तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। Is there any requirement to deduct tax under 194R when the benefit of perquisite is in the form of capital asset? The answer is yes, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कैपिटल एसेट दे रहे तो नहीं काटना है टैक्स। तो yes, डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन ऑल केसेस, जो भी नेचर का बेनिफिट या परक्विजिट दे रहे हैं। आप सामने वाले पर्सन को कोई एसेट दे रहे, प्रॉपर्टी दे रहे, कार दे रहे, तो भी आपको टैक्स काटना है। If loan settlement or waiver by a bank is to be treated as benefit or perquisite, it would lead to hardship as the bank would need to incur the additional cost of tax deduction in addition to the haircut that it has taken. Will section 194R apply? देखिए, मान लो कोई बिजनेस एंटिटी है जो कि बैंक को लोन टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर रही है, डिफॉल्टर बन गई, एनपीए है, तो बैंक पहले ही उसको बेनिफिट दे रही है कि ठीक है हम तुम्हारा लोन कुछ हद तक के माफ कर देते हैं या सेटल कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑलरेडी बैंक बेनिफिट दे रही है, तो इसको भी अगर अपन बेनिफिट या परक्विजिट मान लेंगे तो फिर बैंक के ऊपर में उस पर और टैक्स कट करने की हार्डशिप आ जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड थ्रू दिस सर्कुलर दैट वन टाइम लोन सेटलमेंट विद बोरोअर्स और वेवर ऑफ लोन ग्रांटेड ऑन रीचिंग सेटलमेंट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन दीज केसेस। ये अलग अलग अपने को केसेस दिए हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ओके, एंड सो मेनी सच इंस्टीट्यूशंस, जो कि अगर लोन सेटलमेंट कर रही है और उसमें उन्होंने कुछ वेवर वगैरह दिया है तो उसको बेनिफिट मान के उसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। देन एंड इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194R।
ट्रीटमेंट ऑफ सच सेटलमेंट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट वुड नॉट बी इंपैक्टेड। सिर्फ टीडीएस उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इतना बोल रहे हैं, बाकी उसका जो टैक्स इंपैक्ट होगा रेसिपिएंट के हाथ में वो नॉर्मली होगा। देन हाउ इज द वैल्यूएशन टू बी डन? वैल्यूएशन कैसे करना है? तो अगर जो पर्सन बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है उसने अगर परचेस किया है तो फिर बहुत सिंपल है, क्या लेने का है? परचेस प्राइस। और अगर उसने मैन्युफैक्चर किया है, खुद ही मैन्युफैक्चर करके वो प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर उसका हम लोगों को लेना है कस्टमर से जो प्राइस चार्ज करता है, मतलब उसका वैल्यू जो वो चार्ज करता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट। इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट जीएसटी वुड नॉट बी इंक्लूडेड। जीएसटी को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग वैल्यू में, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट का ही टैक्स होता है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट, जिस पे टीडीएस कटेगा। नॉर्मली भी जीएसटी अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटता है, वेदर रेंट का है या कॉन्ट्रैक्टर फीस का है। आगे लिखा है, मेनी अ टाइम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर is given a product of a manufacturing company so that he can use the product and make audio or video to speak about that product। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो कि कोई ना कोई प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि जैसे कि ये कैमरा बहुत अच्छा है, ये आप ले सकते हैं, ये मोबाइल फोन अच्छा है। तो कंपनी जो उनको प्रोडक्ट देती है, तो क्या ये जो प्रोडक्ट उनको दिया है ये बेनिफिट या परक्विजिट माना जाएगा आपका? तो हाँ, अगर प्रोडक्ट कार, मोबाइल, आउटफिट वगैरह है एंड अगर ये प्रोडक्ट उसका रिव्यू करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं तो फिर वो परक्विजिट नहीं है। इफ इट इज रिटर्न तो फिर वो बेनिफिट या परक्विजिट नहीं है। बट इफ इट इज रिटेन्ड बाय सच पर्सन, अगर जो इन्फ्लुएंसर है वो उस प्रोडक्ट को रिटेन कर लेता है, कि जैसे कोई मोबाइल फोन का उसने रिव्यू दिया और वो कंपनी ने उसको बोला कि तुम ही रख लो, हमको वापस नहीं चाहिए, उसी वीडियो बनाया, और तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? उसको हम लोग बेनिफिट मानेंगे, है ना। इट वुड बी इन द नेचर ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, और उस पर टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। देन सेक्शन 194R प्रोवाइड्स दैट इफ द बेनिफिट और परक्विजिट इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड, कैश अगर सफिशिएंट नहीं है तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल को इंश्योर करना है कि टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड हैज बीन ड्यूली पेड बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट। वो कैसे सेटिस्फाइड रहेगा कि टैक्स हैज बीन ड्यूली डिपॉजिटेड? तो ऐसे केस में उन लोग ने बोल दिया है कि सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, तो रेसिपिएंट वुड पे टैक्स इन फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। या तो आप इंश्योर कर लो कि रेसिपिएंट एडवांस टैक्स के रूप में टैक्स भर रहा है, तो टैक्स डिडक्टर उसके डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट चालान इसको अपने कंफर्मेशन पे यूज कर सकता है कि भाई जितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था वो ऑलरेडी उसने पे कर दिया है। ओके, तो फिर वो अपने टीडीएस रिटर्न में चालान नंबर के साथ अपडेट कर देगा। ऑल्टरनेटिवली जो डिडक्टर है या जो बेनिफिट प्रोवाइडर है वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है उतना अमाउंट का, और वो खुद ही डायरेक्टली उतना टैक्स पे कर सकता है उसके क्रेडिट पे। एंड सच टैक्स शुड बी डिडक्टेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द टैक्स पेड बाय हिम एज टीडीएस इज आल्सो अ बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R। अब उसने जो उसके बिहाफ पे टैक्स पे किया वो भी बेनिफिट में इंक्लूड होगा, है ना। इन फॉर्म 26Q ही विल नीड टू शो इट एज टैक्स डिडक्टेड ऑन बेनिफिट प्रोवाइडेड। तो एक फॉर्म उसको टीडीएस का जो फाइल करना होगा उसमें बता देगा कि मैंने टैक्स बेनिफिट पे डिडक्ट किया है, एंड जो टैक्स डिडक्ट किया है ये भी एक बेनिफिट है क्योंकि ये भी तो उसके बिहाफ पे वो पे कर रहा है, ऐसा। तो उसको इंक्लूड करके फिर आपको परसेंटेज लगाना है, तो एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा। अब कंपनी ए गिव्स अ कार टू डीलर बी एंड डिडक्टेड टैक्स ऑन दिस बेनिफिट अंडर सेक्शन 194R। डीलर बी यूजेस दिस कार इन हिज बिजनेस, विल ही गेट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन इन कैलकुलेटिंग हिज इनकम? द आंसर इज यस, क्योंकि डीलर बी के लिए वो तो ऑलरेडी इनकम में इंक्लूड हो रहा है अमाउंट, तो उसको फ्यूचर के लिए डीलर बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा, जो उस कार का वैल्यू है, जो उस कार का डीम्ड परक्विजिट वैल्यू है, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल कॉस्ट, एंड उस पे बिल्कुल वो सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस डेप्रिसिएशन ले सकता है। देन सेक्शन 194R 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हुआ है, और उसमें बोला है कि 20,000 का एग्रीगेट देखते हैं। तो व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स और परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बिफोर दैट डेट, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में प्रोवाइड किया, तो उस पे भी टीडीएस लगेगा क्या? नहीं, लेकिन इसको हम लोग इंक्लूड जरूर करेंगे, इसको हम लोग 20,000 के कंप्यूटेशन के इंक्लूड जरूर करेंगे। तो अगर अप्रैल से जून वाले को भी इंक्लूड करके और फिर जुलाई के बाद में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किया सबका टोटल अगर 20,000 के ऊपर जा रहा है, तो जितना 1 जुलाई के बाद वाला बेनिफिट या परक्विजिट है उस पोर्शन पे 10% से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर 30th June would not be subject to tax but would be merely included for the purpose of computing the limit
for the purpose of comparing with a limit of 20,000. Further, whether the issue of bonus share or right share is a benefit or perquisite if issued by a company in which the public are substantially interested, and whether tax is required to be deducted. अब देखिए, अगर आप फाइनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप समझते हो कि बोनस शेयर इशू करने से कोई पर्सन को एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू करने पर उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है. ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के बढ़ जाते हैं, लेकिन कंपनी के एसेट्स वहां पर चेंज नहीं हो रहे हैं. सो इट इफेक्टिवली डज नॉट रिजल्ट इनटू एनी बेनिफिट टू द शेयर होल्डर, एज ओवरऑल वैल्यू एंड ओनरशिप ऑफ देयर होल्डिंग डज नॉट चेंज. क्योंकि वो अगर पूरे कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को आपने बोनस शेयर्स इशू किया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है. ठीक है, आपका पहले होल्डिंग अगर से 1% था तो अभी भी 1% रहेगा कंपनी में, और एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर के लिए नील लेते हैं, तो इसलिए उस समय हम लोग बोनस शेयर्स जब मिलते हैं तो उसको हम लोग बेनिफिट नहीं मानते हैं. ओके, टैक्स अंडर सेक्शन 194R इज नॉट टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स. तो एक एक लाइन में आप इसको समराइज कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 194R जो उन लोगों ने सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया था. अब एक लास्ट पॉइंट सेक्शन 206C1G से संबंधित, जो कि ये ऑथराइज्ड डीलर या तो फिर टूर पैकेज ऑपरेटर के लिए था कि वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए लायबल होता है ना, इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अबव सर्टेन लिमिट्स. तो उस केस में उन लोगों ने उसका एक्सेप्शन बताया है, क्योंकि यहां लिखा था कि गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशंस. तो पहले जो इवन आपकी बुक में जो था वो नोटिफिकेशन अब इनइफेक्टिव हो गया है. दिस नोटिफिकेशन हैज बीन सुपरसीडेड बाय दिस न्यू नोटिफिकेशन. पहले क्या था, उन्होंने बोल दिया था कि इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट नहीं है एंड जो इंडिया विजिट कर रहा है, ओके, सेक्शन 6(1) या सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से रेसिडेंट नहीं है, इंडिया विजिट कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है. बराबर है. तो बायर अगर ऐसा है तो अब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर बायर नॉन रेसिडेंट है एंड उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑथराइज डीलर या सेलर ऑफ टूर पैकेज जो है उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो अब ये नया नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, पुराना वाला कट कर सकते हैं आप. तो बायर शुड नॉट बी अ पर्सन, if the buyer is a person who is a non-resident and also not having any permanent establishment, तो TCS applicable नहीं रहेगा. एंड अगर इसके अलावा बायर रेसिडेंट है या उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में TCS कलेक्ट किया जाएगा. So friends, these are all the amendments related to income tax. I hope you enjoyed the session. आपके एग्जाम के लिए बहुत काम में आना चाहिए. So very soon in coming couple of weeks I will be uploading the session in respect of GST amendments as well. GST के बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है नवंबर 22 एग्जाम और मई 23 के बीच में, लेकिन जो है वो मैं आपको बहुत सिस्टमैटिकली प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी हम लोग शांति से पढ़ लेंगे. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर पेइंग अटेंशन. I hope you enjoyed the session. If you have any query, you can contact me on my Telegram or WhatsApp. Thank you friends. Bye bye.